फास्फोरस के हैलाइड्स की बात कर रहे थे। व्हाइट फास्फोरस यानी कि P4 जो कि हाईली रिएक्टिव फॉर्म है फास्फोरस की, अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाए SOCl2 से, दो रिएक्शंस होती है। अगर SOCl2 एक्सेस में ले लें तो रिएक्शन कुछ और होती है। तो आपका PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2 आपको मिलेगा। और अगर उसी व्हाइट फास्फोरस यानी कि P4 सॉलिड SOCl2 से कराए तो यू कैन गेट PCl5 ऑल्सो प्लस SO2 आपको मिलेगा। ठीक है। वैसे भी जो SOCl2 है वो एक्चुअली एज ए क्लोराइड डोनर काम करता है। इसका आप इसको समझ सकते हो एज ए क्लोराइड डोनर, इसकी तरह काम करता है। ये बात आप SOCl2 की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। जैसे आपने कराया होगा जब एसिड्स की रिएक्शन कराई होंगी RCOH SOCl2 के साथ, तो यू गेट RCOCl, आपने ये बनाया होगा, राइट। सो दैट अगर कहीं पर भी नॉर्मली ऑक्सीजन हटा के हेलोजेंस को लगाया जाए सो यू विल गेट RCOCl। ठीक है। वही SOCl2 यहां पर व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहा है, व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके इट्स प्रोड्यूसिंग PCl3 एज वेल एज PCl5। PCl3 और PCl5 की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल देखी थी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। ये तो सिलिकॉन वाला है। ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको समझाई थी। या तो व्हाइट फास्फोरस को डायरेक्टली क्लोरीन से ट्रीट कर दीजिए, या तो उसको SOCl2 यानी कि क्लोराइड डोनर के साथ ट्रीट कर दीजिए। इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में यू विल गेट द PCl3। आपको PCl3 एज ए प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, PCl3 में मैंने बताया था आपको अगर PF3 बनानी है, PCl3 तो ऐसे बन जाएगी डायरेक्टली, राइट। इफ यू आर ट्रीटिंग व्हाइट फास्फोरस P4 प्लस Cl2 यू विल गेट PCl3, राइट। लेकिन आपको पता है फ्लोराइड जैसे नहीं बनाई जाती। नॉर्मली फ्लोराइड्स बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। तो सिंपली अगर हम PCl3 को कोई भी फ्लोराइड सोर्स यानी कि ZnF2 के साथ ट्रीट कर दें सॉलिड में इस तरीके से, तो यू विल गेट PF3। आपको वहां पर PF3 मिल जाएगा। ये रहा आपका PF3 गैस आपको यहां से मिल गई है। तो ये आपका एक दूसरी तरह की रिएक्शन थी। इन केस ऑफ PCl3 व्हेन ट्रीटेड विद फ्लोराइड सोर्स ZnF2 यू विल गेट दैट वन। ये मैंने आपको कहा था प्रोटोनेशन, एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी PF3 की, मैंने आपको बताया था प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किया जा सकता है PF3 का। यस, PF3 कैन बी प्रोटोनेटेड बट इट कैन बी प्रोटोनेटेड वेरी हार्डली, बहुत ज्यादा हार्डली प्रोटोनेट कर सकते हैं इसको। अच्छा, ऐसा क्यों है? PF3 बहुत हार्डली प्रोटोनेट क्यों हो पा रही है, नॉर्मली प्रोटोनेट क्यों नहीं हो पा रही? मैं जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने अमोनिया को तो सिंपली प्रोटोनेट कर दिया था। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन कराएं सिंपली HCl के साथ तो डायरेक्टली प्रोटोनेट हो गई थी अमोनिया, इजीली प्रोटोनेट हो गई थी, राइट। बहुत आसानी से प्रोटोनेट हो गई थी अमोनिया। इस तरीके से आपने इसको प्रोटोनेट करा दिया एंड यू गेट द अमोनियम सॉल्ट्स। आपको अमोनियम सॉल्ट्स मिल गए थे वहां पे, राइट, प्रोटोनेट होने के बाद। अच्छा, PH3 भी प्रोटोनेट हम लोगों ने करवा ली थी, हालांकि वो वीक एसिड है। यस, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो सॉरी, बेस एसिड नहीं, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं, उतना वीक बेस है। अमोनिया भी वीक बेस ही एक तरह से, लेकिन उससे भी ज्यादा वीक है PH3 तो। और उसकी भी कराई तो वो भी प्रोटोनेट हो गया था आपका। एंड फॉस्फोनियम सॉल्ट्स अपन को कल अपन ने देख लिए थे। लेकिन क्या आप डायरेक्टली इस तरह से PF3 को प्रोटोनेट करवा सकते हो? क्या PF3 कैन बी प्रोटोनेटेड डायरेक्टली लाइक दैट? क्या सीधा आप एसिड्स के साथ डील करके PF3 प्रोटोनेट कर सकते हैं क्या? जरा चेक करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 3 फ्लोरीन है वो 3 फ्लोरीन बहुत ज्यादा विड्रॉइंग नेचर की होंगी, और अगर बहुत ज्यादा विड्रॉइंग नेचर की होंगी तो डेफिनेटली इस फास्फोरस पर बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा। इस वजह से ये जो लोन पेयर फास्फोरस के पास प्रेजेंट है, अब इसकी बेसिसिटी ना के बराबर रह गई। इट मींस अगर आप इसको प्रोटोनेट करना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के भी बाप चाहिए होंगे आपको, मतलब पापाज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे चाहिए होंगे जो दुनिया में H+ बांटते क्या, फेंकते क्या, मारते फिरते हैं। पहले तो बांटते फिरते वालों की बात आई जो एसिड्स है, फेंकते फिरते जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, और मारते फिरते बोले तो जो सुपर एसिड्स है, H+ को उठा के मारते हैं आप पे। उस तरह के लोगों से प्रोटोनेट आप इसको करवा सकते हो। इसीलिए अगर PF3 टाइप के लोगों को प्रोटोनेट करवाना है आपको, इस टाइप के बहुत वीकेस्ट बेसिस को, तो आपको सुपर एसिड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यू हैव टू ट्रीट देम विद द सुपर एसिड्स।
सुपर एसिड्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। SbF5 की रिएक्शन, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की रिएक्शन एक वीक ब्रोंस्टेड एसिड के साथ कराते हैं, सो यू गेट SbF6 माइनस, राइट, एंड HF2 प्लस, दिस इज सुपर एसिड। HF2 प्लस, H प्लस प्लस बेसिकली HF हम कहेंगे तो H2F, नहीं H प्लस ही बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, H प्लस ही बोल देते हैं। तो दिस H प्लस, दिस H and this SbF5 is this SbF6 is a super acid. It treated as a super acid. सुपर एसिड की तरह काम करेगा। इसीलिए याद रखना, अमोनिया और फॉस्फीन्स प्रोटोनेट की जा सकती है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड से। साधारण जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जैसे HCl है, HBr है, इनसे प्रोटोनेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से इनको। बट PF3 टाइप के हैलाइड्स को प्रोटोनेट करने के लिए, क्योंकि इनकी बेसिसिटी बहुत कम है, घट गई है, फ्लोरीन ने हालात खराब कर दी है, ना के बराबर छोड़ी है इनकी बेसिसिटी को, दैट इज वाई इनको आपको प्रोटोनेट करने के लिए सुपर एसिड्स का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सुपर बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए तो मुझे बताइए फटाफट, ये जो सुपर बात अगर आपको समझ में आई है तो मुझे बताइए, ये सुपर बात अगर आपको समझ में आई है तो बताइए, ठीक है। H प्लस, इसको लिखने में H प्लस नहीं लिखते, बेसिकली ये H प्लस प्लस HF, दैट्स कॉल्ड H2F प्लस, राइट, H2F प्लस, नोट कर लीजिए, इसको लिखने में ऐसे आता है H2F SbF6। तो दिस इज अ सुपर एसिड। इसीलिए HF की रिएक्शंस जब जब आप करवाएंगे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स के साथ, सो एसिड बेस थ्योरी में पढ़ते हैं हम लोग, बेसिकली ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है गजब का, और ये SbF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है H प्लस अकेला रहता नहीं है, दैट्स वाई H प्लस HF के साथ कन्वर्ट हो जाएगा H2F प्लस में। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड सुपर एसिड, H2F प्लस, राइट, और SbF6 माइनस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर एसिड। गॉट इट। तो प्रोटोनेट कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स चाहिए, एसिड्स के भी बाप चाहिए। अब फ्लोरिनेट कैसे कर सकते हैं? फ्लोरिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, फ्लोरिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज फ्लोरिनेट करने के लिए दरअसल फ्लोरीन का एडिशन करना पड़ेगा, और एडिशन करने के लिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी इन पर हो चुकी है, सो एडिशन ही आसानी से कर लेंगे, इनमें कोई तकलीफ नहीं है, इनकी फ्लोरिनेटेड आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल फ्लोरिनेटिंग अमोनियम टाइप का, आपने क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट टाइप का फ्लोरिनेटेड एजेंट लिया, ये इसको फ्लोरिनेट करके इट विल कन्वर्ट इनटू PF4 माइनस, इट विल कन्वर्ट इनटू PF4 माइनस। बेसिकली हेलोजनेटेड आसानी से किए जा सकते हैं ये पूरी फैमिली के लोग, राइट। आर्सेनिक को भी लेंगे आप, अगर आर्सेनिक Cl3 को भी लेंगे और उस पर भी अगर क्लोराइड आयन का सोर्स लेंगे, सो यू विल गेट आर्सेनिक Cl4 माइनस, राइट। अगर आप PCl3 लेंगे और उसमें भी क्लोराइड का PF3 लेंगे और उसमें भी अगर फ्लोराइड का सोर्स लेंगे तो यू विल गेट PF4। आसानी से आप इनको हेलोजनेटेड कर सकते हो, बिकॉज इन पर डेफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की रिएक्शन थी। हेलोजनेटेड, कैसे इनको हेलोजनेटेड किया जा सकता है, या हेलोजन का एडिशन कैसे किया जाता है। उसके बाद लास्ट में डिस्कस कर रहा था PF4 माइनस जब हाइड्रोलाइज होगा तो दो इंटरेस्टिंग स्पेसिस बनेंगी आपकी, वन दैट ऑक्टाहेड्रल स्पेसिस, अदर वन दैट टेट्राहेड्रल स्पेसिस। बहुत दोनों इंटरेस्टिंग है और दोनों परीक्षा में आ सकती है, पक्का 100% दोनों परीक्षा में आ सकती है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वन, मैंने कल आपको बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके अलावा ये जो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं फास्फोरस की जो जनरलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन जनरलाइज स्ट्रक्चर्स में क्या होता है जनाब, बोलिए, एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। फास्फोरस की जो भी जनरलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं, चाहे उनके ऑक्सी एसिड्स की बात कर ले या उनके जनरल कंपाउंड्स की बात कर ले, तो उनकी जनरल स्ट्रक्चर्स होती है एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल, और ये सब बैक बॉन्डिंग का रिजल्ट था जो हम लोग देखे थे। हम लोग ये बात समझे थे बहुत बढ़िया तरीके से। इस तरह की जनरल स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है फास्फोरस का, दिस इज कॉल्ड जनरल स्केलेटन फॉर फास्फोरस। हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रूल्स में भी ये लोग पढ़ते हैं, और ऑक्सी एसिड में भी आगे मैं ये रूल पढ़ाऊंगा आपको। यस, एडमिट कार्ड आ गया, ए सैनी गेमिंग, अभी यहां देख लीजिए, दिस इज जनरल स्केलेटन। ये एक जनरल स्केलेटन होता है फॉर फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स,
ऑक्सी एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स का एक जनरल स्केलेटल स्ट्रक्चर यही होती है। क्यों होती है वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पी डबल बॉन्ड ओ की स्टोरीज, सारी कहानी पी पाई डी पाई, पूरी स्टोरीज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पी पाई डी पाई की। मेरे ख्याल से पी पाई डी पाई की स्टोरीज आपको समझ में आ गई होंगी, पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं पी पाई डी पाई की स्टोरीज को। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। इफ यू गॉट दिस पॉइंट। और आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस PCl3 बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाना। अगर मान लीजिए आपने PCl3 की रिएक्शन करवाए किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, नॉर्मली किसी भी लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपको पता है सबसे पहले वो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शंस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है ये। दिस अंडरगोज वाया एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है ये कहानी, राइट। और कुछ भी नहीं होगा, वो न्यूक्लियोफाइल जाके यहां से क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट। बहुत सिंपल सी कहानी है। और PClCl फिर से करवाओगे तो फिर से क्लोरीन की जगह वो न्यूक्लियोफाइल आके यहां से जुड़ने लग जाएगा। एक बार स्टेप एक बार और करोगे, सो यू विल गेट PNU। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और वो वैसे भी बताने वाला हूं मैं, हाइड्रोलिसिस इसके तुरंत बाद जो टॉपिक शुरू होने वाला उसमें हम देखने भी वाले हैं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपली इस तरह से होती है, आपकी नॉर्मल प्रोसीजर है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से फॉर्म होती है, राइट। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ PCl3 की रिएक्शन करवाएं हम लोग ETOH से तो क्या बनेगा, PCl3 की रिएक्शन करवाएं हम लोग R2NH से तो क्या बनेगा, PCl3 की रिएक्शन करवाएं हम लोग किसी भी चीज से करवा लेते हैं, H2 हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो क्या बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना होता। आप इस क्लोरीन की जगह हटा के OET का 3 लगा दीजिए। आप इसकी जगह हटा के NMe2 या NMe NHMe वटएवर जो है NMe2 का होल थ्राइस लगा लीजिए। इसकी जगह हटा के POH का थ्राइस लगा लीजिए। बस एक इसी को इंटरेस्टिंग खेल है, इसको मैंने पहले बताया था आपको, बहुत गजब की कहानी। याद करो, एक मैकेनिज्म आपको मैंने पढ़ाई थी इस तरह की, मैंने कहा था जब जब POH का होल थ्राइस बने सो वो टॉटोमराइज हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन की वजह से वो टॉटोमराइज हो जाएगा। और टॉटोमराइज होके इसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, P डबल बॉन्ड O में। सो इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है, ये फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट टॉटोमराइज लाइक दिस। बोलो बेटा जी। सो इसको आप फर्दर टॉटोमराइज करने के बाद कहां कन्वर्ट कर देंगे, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड में। बाकी सारी रिएक्शंस इसी तरह से रहेगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली थी प्रोटोनेशन, दूसरी थी फ्लोरिनेशन। फॉस्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन बहुत आसान नहीं है, प्रोटोनेशन करवाने के लिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक वीकेस्ट बेस है, इनका लॉन्ग पेयर बर्बाद हो चुका है, फ्लोरीन खा चुकी है, फ्लोरीन बर्बाद कर चुकी है, निपटा चुकी है फाइल फ्लोरीन या क्लोरीन। इसीलिए प्रोटोनेट करने के लिए आपको सुपर एसिड्स की जरूरत पड़ती है। सुपर एसिड्स कैसे बनाया हम देख चुके हैं। फ्लोरिनेशन बहुत आसान है, आप F- डालिए, यू विल गेट आंसर्स। उसके बाद कहानी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है। PWO, यस सबको पता है, PWO एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं PWO, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप रिएक्शंस कहां कराइए, ये करा रखिए, देख लीजिए एक एक प्रोडक्ट देख लीजिए। NMe2 का होल थ्राइस लिख दीजिए, यहां पे साइनाइड से कराएंगे तो CM का थ्राइस आ जाएगा। इन तीनों रिएक्शन में कोई दिक्कत है तो बताइए, ये तीनों रिएक्शन में से कोई रिएक्शन आ सकती है IIT JEE में, इनमें से कौन सी ठीक है या गलत है। गेट में भी आ सकती है और नेट में तो आती ही है रिएक्शंस फॉस्फोरस हैलाइड्स की। बताइए कोई तकलीफ है तो, कोई भी समस्या है तो बताइए मुझे, कोई भी तकलीफ है तो बताइए मुझे, किसी भी तरह की तकलीफ हो तो बताइए फटाक से, कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। यस, आर्बुसोर नहीं 100 SOB, ठीक है। सो ये तीनों रिएक्शंस हो गई। कुछ रिएक्शंस और आपको करनी है, बताइए। अगर PCl3 को ऑक्सीडाइज कर दें सो क्या बनेगा आपका, राइट। इफ PCl3 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, याद रखना आपको बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अगर PCl3 की रिएक्शन करवा दें X2 के साथ तो क्या बनेगा आपका, हेलोजेंस के साथ बना दे तो क्या बनेगा। और अगर PCl3 की रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा। सब एक्सेस में है, ऑल आर इन एक्सेस। 1 2 3 के प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट।
ऑल आर इन एक्सेस। 1 2 3 के प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट। 1 2 3 के प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट। आई वांट प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 और वो भी फटाफट। POCl3 रवि ठीक है। PCl3X2 रवि बिल्कुल ठीक जवाब। ज्योतिषमान से किया ठीक जवाब। ओके वेरी गुड। हमको पता है कि ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी आराम से। सो यू विल गेट POCl3 यस एंड इट्स PCl3X2 यस एंड इट्स PNH2 का होल थ्राइस। बिल्कुल सही जवाब। जिसकी इरेक्शन ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि बेसिकली वो समझ रहा है मेन ग्रुप की कहानी को। यस सोनी का बिल्कुल ठीक है। POCl3 साक्षी PX3X2 कहां से? X2 क्यों नहीं लिखा साक्षी? X2 क्यों नहीं लिखा? X2 वाई नॉट X2? ठीक है कोई बात नहीं। PCl5 ठीक है। PCl5 पे आ गए। तो PCl5 के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, A to Z आप बॉन्डिंग में जान चुके हैं। TBPs की ज्योमेट्री, एक्सियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड, मतलब इसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में तो ये मान लो आप इससे आपसे ज्यादा कोई जानता है, शायद ही कोई जानता होगा ना। बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में आपसे ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा। गैस स्टेट में इसकी TBP ज्योमेट्री होती है, TBP स्ट्रक्चर होती है, फलाना एक्सियल बॉन्ड, ढिमकाना, ये वो, हीटिंग। अच्छा सॉलिड स्टेट में आप जान ही चुके हैं PCl5 को PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, टेट्रा sp3 और ऑक्टा sp3d2 बनाता है। सो ये बातें आप मतलब स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से आप सारी बातें जान ही चुके हैं, और हाइब्रिडेशन और बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है प्रिपरेशन की जहां तक बात है, वही दो रिएक्शन, सेम दो रिएक्शन है। व्हाइट फास्फोरस को ट्रीट किया क्लोरीन के साथ, एक्सेस लिया तो यू विल गेट PCl5। वही व्हाइट फास्फोरस को ट्रीट किया आपने किसके साथ? SOCl2 के साथ, और एक्सेस लिया आप लोगों ने उसी व्हाइट फास्फोरस को ट्रीट किया आपने किसके साथ? SOCl2 के साथ ट्रीट किया एंड यू विल गेट व्हाट? PCl5 प्लस SO2। सो ये दोनों रिएक्शन मैंने आते ही करा दी, और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी हैं। दोनों को ध्यान भी रखना है, दोनों में क्लोरीनेशन, दोनों में फास्फोरस के साथ क्लोरीन का एडिशन हुआ है। सो वो सारी कहानी अपन को मालूम है, ईच एंड एवरीथिंग अपन जानते हैं। ठीक है ये रही PCl5 की रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCl5 की रिएक्शन, और इंपॉर्टेंट है ये सारी परीक्षाओं के लिए। मतलब आप जैम के लिए दे तो भी इंपॉर्टेंट है, और नेट में तो लास्ट ईयर सवाल आया ही था फास्फोरस के हैलाइडों पे, और गेट में हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये रही PCl5 की रिएक्शंस की सारी चार्ट। आप एक एक करके देख लीजिए PCl5 की रिएक्शन। राइट सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों के साथ PCl5 की रिएक्शन देखें तो आपको पता है कि हेलोजेनेटिंग एजेंट का काम करती है। अगर आप ROH के साथ रिएक्शन करवाएंगे PCl5 की, सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट RCl। ठीक है अगर आप RC डबल बॉन्ड OH के साथ कराएंगे, चाहो तो आप मैकेनिज्म में लिख दूंगा, कोई इंटरेस्टिंग बात ऐसी आपको लिखनी नहीं है हालांकि। PCl5 यू विल गेट RCOCl। सो इस तरह की रिएक्शंस आपका जहां जहां OH होगा उसको रिप्लेस करके आपको वहां वहां Cl ले आएंगी। क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करती है ये PCl5 प्लस POCl3 आपका फ्री हो जाएगा इस तरह के। सो ROH और उसके साथ RCl या RCOCl बना लेती है। चाहो तो इसकी मैकेनिज्म लिख सकते हैं अपन, वैसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है नहीं मैकेनिज्म लिखने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो और आपको कहो कि नहीं मेरे को तो लिखनी है सर, तो आप लोग चाहो तो इसकी रिएक्शन को लिख सकते हैं आसानी से। आप अच्छे से जानते ही हैं फास्फोरस की गजब की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रति, पागल रहता है फास्फोरस ऑक्सीजन को देख के। जब ऑक्सीजन देखता है पी पाई डी पाई आप जानते ही हैं। सो जैसे जैसे ऐसे ही लिख देता हूं मैं, जैसे जैसे PCl5 आपका होगा इस तरीके से, ये रहा आपका PCl5 संपर्क में आएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन वहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन बेसिकली बाहर चला जाएगा, और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई आपकी। वैसे तो ये एडिशन एलिमिनेशन होता है, पर मैं वो सॉरी क्या बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, पर अब ये मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। RC डबल बॉन्ड O बेसिकली OPCl4, ये आपकी स्टोरी है इस तरीके की, इस तरीके की स्टोरी है। ठीक है और जो क्लोरीन आपका बाहर निकला है, जैसे ही आपका फर्दर ये सारी स्टोरी होगी, Cl माइनस ये आपका H प्लस वहां चला जाएगा, इस पर प्लस आएगा, क्लोरीन यहां अटैक करेगी, वापस आने के बाद ये बाहर चला जाएगा राइट POCl3 की फॉर्म में। सो यू विल गेट व्हाट? आपको आराम से मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 आपको मिल जाएगा
इस तरीके से एल्किल जो भी बेसिकली एसिड्स हैं या OH सोर्सेज हैं, एल्कोहल्स हैं या एसिड्स हैं, उनमें OH को हटा के उनकी जगह क्लोरीन ये ले आती है बहुत आसानी से। सो यू गेट इट वेरी इजीली, आपको बहुत आसानी से ये कहानी समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। ठीक है, वैसा कुछ मतलब भी नहीं, ऑक्सीजन उसके साथ चली जाएगी और बेसिकली क्लोरीन वहां पे HCl वहां से बाहर निकल जाएगा, प्लस HCl आपका बाहर चाहो तो निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वाली रिएक्शंस आपकी क्लियर है मेरे ख्याल से, ये वाली पहली क्लियर है, एक नंबर क्लियर होगी। दूसरी नंबर KHF2 के साथ रिएक्शंस करवाएं, जब आप फ्लोरोसोर्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, KHF2 ही नहीं, आप छोड़ दीजिए, जब PCl5 की रिएक्शन किसी भी फ्लोराइड सोर्स के साथ कराएंगे, कोई भी फ्लोराइड सोर्स, तो फ्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट कर करके बाहर कर देगा एंड यू विल गेट PF6- ऑलवेज। सो ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज ध्यान रखना। जब फ्लोराइड सोर्स के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोराइड डोनर्स के साथ कराएंगे, जो फ्लोराइड डोनर होगी वो सब वहां क्लोरीन को रिप्लेस करके और उसकी जगह क्या ले आएंगे बेटा जी, फ्लोरीन या PF6- बना लेंगे। सो KHF2 ले लीजिए, कोई भी फ्लोराइड सोर्स ले लीजिए, HF2- आप जानते ही दैट HF2-। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना, वन इज HF2-, अदर वन इज H2F+, HF2- एंड H2F+, अभी हमने देखा था H2F+, और ये दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये है सुपर एसिड, दिस इज सुपर एसिड, ध्यान रखना, दिस इज सुपर एसिड, इट इज H+ HF, दिस इज सुपर एसिड बेसिकली, राइट। और ये जो है HF2-, दिस इज F- प्लस HF है, दिस इज अ फ्लोराइड डोनर और अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोराइड सोर्स है ये, F- का सोर्स है। तो प्लीज इनमें डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों चीजों को लिख लीजिए। HF2- क्या काम करता है और HF2+ तो सुपर एसिड है, दुनिया को H+ देता नहीं है, फेंक के मारता है, और ये दुनिया को फ्लोराइड फेंक के मारता है। एक फ्लोराइड फेकिंग और एक H+ फेकिंग, दो फेंकने वाले हैं। फ्लोराइड को उठा के मारेगा वो पहला वाला, और H+ को उठा के मारेगा ये दूसरा वाला। ये दोनों सोर्स है। तो उन दोनों सोर्स की रिएक्शंस को, सेकंड रिएक्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी सेकंड रिएक्शन आपको। अच्छा, PCl5 के साथ एक और, अगर आर्सेनिक AsF3 की रिएक्शन करा, और ये भी लगभग वैसे ही रिएक्शन है। अगर ये आर्सेनिक, मैंने आपको बताया था कल, आर्सेनिक फ्लोराइड होते हैं वो भी गजब के फ्लोराइड डोनर्स होते हैं। सो दोज ऑल्सो, ये भी आपको जब मिलेंगे तो PCl4+, वो तो कैटायनिक फॉर्म में तो अलग हो ही गया, PF6- ऑलवेज मिलेगा आपको। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। PCl5 टूटेगा PCl4+ और PCl6- में, तो PCl6- में रिप्लेस करके आपको PF5- मिल जाएगा। सेम कहानी BCl3 की है, BCl3 की भी सेम स्टोरी है, और PCl5 आप जानते हैं टूट के देता है PCl4+ प्लस Cl-, और उस Cl- को BCl3 एक सेकंड नहीं लगाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू BCl4- PCl4+। सो दिस इज फोर्थ रिएक्शन, लगभग एक जैसी रिएक्शन है। NH4Cl पूछो ही मत, बहुत करवा चुके, फॉस्फाजेन बनाए थे हमने, फॉस्फाजेन्स बनाए थे, याद करो, बहुत फॉस्फाजेन्स फॉर्म किए थे हम लोगों ने, फॉस्फाजेन्स फॉर्म किए थे हम लोगों ने, फॉस्फाजेन्स बहुत फेमस था। हाइड्रोलिसिस अभी मैं कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस से पहले बनता है POCl3, पहले बनेगा POCl3, फर्दर हाइड्रोलाइज होगा और बनेगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड P4O10 के साथ या ऑक्सीजन के साथ, दोनों ही के साथ। अगर P4O10 यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड O2 के साथ कराए तो अगेन POCl3, अभी मैंने कराया था, मिल जाएगा। ये वाली रिएक्शन का कोई खास मतलब नहीं है। सो ये सारी की सारी रिएक्शन 1 बाय 1 देख लीजिए आप। पहली पता है हमको, दूसरी फ्लोराइड सोर्स मालूम है हमको, PF6- बनाना हमको, हाइड्रोलिसिस अभी मैं पढ़ाऊंगा, वैसे POCl3, फर्दर फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हम फॉस्फाजेन बना चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका। आर्सेनिक फ्लोराइड फ्लोरेटिक एजेंट है, PF6- अगेन बनेगा, और BCl3 के साथ करोगे तो अगेन आपका BCl4- और PCl4+ बन जाएगा, BCl4- और PCl4+ बन जाएगा आपका। गॉट इट? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी आपको।
यस यस यस, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके POCl3, अभी अभी जस्ट डिस्कशन हुआ है आपका। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिएक्शंस का जो झुंड है, ये आप बता दीजिए मुझे, PCl5 की है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। सातों रिएक्शन आपको क्लियर है? क्लियर है सातों के सातों रिएक्शन? क्लियर है सातों के सातों रिएक्शन? क्लियर है सातों की सातों रिएक्शन? बोलो, पक्का क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा अंदाजा दे देता हूं आपको, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, समझ लीजिए थोड़ा सा आइडिया। पहला, अगर PCl5 की रिएक्शन आप किसी इस तरह से कराओ जैसे BCl3 टाइप के लोगों से, सबसे पहले तो याद रखना PCl5 जो है इसका सबसे वीक बॉन्ड होता है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला वीक बॉन्ड। और BCl3 आपको बहुत बढ़िया से पता है, अच्छे से आप जानते हैं कि BCl3 दुनिया का बहुत बड़ा भिखारी है, बहुत बड़ा लुईस एसिड है। और अगर लुईस एसिड बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली ये क्लोरीन से एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन से एक्सेप्ट करेगा तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगी, और निकल लेगी तो आपको मिलेगा PCl4 प्लस और BCl4 माइनस। मेरे ख्याल से रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को ड्राइव कौन कर रहा है? इसका लुईस एसिडिक करेक्टर, इसका लुईस एसिडिक करेक्टर ये ड्राइव कर रहा है। क्लियर है? करेक्टर क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर है आपको? PCl5 प्लस BCl3 की रिएक्शन क्लियर है आपको? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स की बोरोन ट्राइहेलाइड्स के साथ रिएक्शन क्लियर है आपको? यस, एक्सियल बॉन्ड कमजोर है, वेरी गुड, ये क्लियर है। अच्छा, अगर HF2 माइनस से कराएं तो अगर PCl5 की रिएक्शन HF2 माइनस इनडायरेक्टली फ्लोराइड का सोर्स है, अगर फ्लोराइड के सोर्स से PCl5 की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? हर फ्लोराइड आके PCl4F करती चली जाएगी, फिर PCl4, फिर PCl3F2 हो जाएगा, फिर PCl2F3 हो जाएगा, फिर PClF4 हो जाएगा, फाइनली PF5 हो जाएगा। और लिख लो PF5 बहुत गजब के फ्लोराइड एक्सेप्टर होंगे। ये PF5 लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर्स का काम करेंगे PF5, ठीक है। SBF5 ये लिख लो, स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर, और गजब के लुईस एसिड्स भी, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स भी, क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स की तरह काम। बस हो गई कहानी, हो गई स्टोरी। फर्दर ये फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा एंड यू विल गेट अ PF6 माइनस, आपको PF6 माइनस मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी चीज क्लियर है आपको, ये भी चीज क्लियर है मेरे ख्याल से आपको। ये दूसरी वाली बात भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। इनका बिहेवियर और दूसरी वाली बात भी मेरे ख्याल से क्लियर है। क्लियर है तो PCl5 की स्टोरी खत्म हुई। PBr5 के बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लिख लो PBr5 डिकम्पोज हो जाता है, ये बात हम पीछे भी देख चुके हैं, फॉस्फाजेन बनाते वक्त खुद ही डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर लिख लो PBr3 और Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए लिक्विड होता नहीं है, गैसेस फॉर्म में ही डिकम्पोज हो जाता है। सो होली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है गैसेस फेज में इन द फॉर्म ऑफ PBr3 एंड Br2, यही बात ध्यान रखनी है। और Pi5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी जगह एग्जिस्ट करते हैं वो Pi4 प्लस और I5 माइनस की फॉर्म में। नोट कर लेंगे ये बात, नोट कर लेंगे। सो अभी मैं इसको समराइज कर देता हूं, PF5 स्टेबल है, काफी बढ़िया, बढ़िया स्टेबल है, एग्जिस्ट भी करता है, डिकम्पोज भी नहीं होता, ठीक है, स्टेबल है, और PF5 डिकम्पोज भी नहीं होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, बहुत बढ़िया फ्लोराइड एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम करता है, गजब, बहुत गजब, ठीक है। एक बात, पहला PF5 के बारे में कहानी। दूसरा, PCl5 स्टेबल है, यस स्टेबल है, पर डिकम्पोज कर जाता है और हीटिंग।
PCl5 ऑन हीटिंग डिकम्पोज कर जाता है PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्म में, ठीक है, डिकम्पोज कर जाता है। इन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस की फॉर्म में, दूसरी स्टोरी होगी। अगर PbR5 के बारे में बात करें तो अनस्टेबल है और खुद ही टूट जाता है, अनस्टेबल है और PbR3 और Br2 में टूट जाएगा। नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, बात ही नहीं करेंगे और बाकी की स्टोरी होगी नहीं। और Pi5 तो डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओनली एग्जिस्ट करता है Pi4 प्लस और I माइनस की फॉर्म में। और ये इसकी सॉलिड फॉर्म की बात करें PbR की तो इट इज PbR4 प्लस और Br माइनस। ये समराइज है फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड्स की समरी है। दिस इज द समरी ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स की समरी है। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स की समरी है। मेरे ख्याल से आपको फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स की समरी समझ में आ गई होगी, राइट। पीएफ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टेबल, डिकम्पोज भी नहीं होता, फलाना डिमकाना, फ्लक्सोनियल भी मॉलिक्यूल है, राइट, फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल है, बाकी सब रिजिड है, फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल है, ठीक है। बीपीआर बेरी सूडो रोटेशन, एक्सियल इक्विटोरियल एक्सचेंज की वजह से PCl5 स्टेबल होता है बट डिकम्पोज कर जाता है, हीट करोगे तो। PbR5 अनस्टेबल होता है, खुद ही टूट जाता है, सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है। और Pi5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इस फॉर्म में होता ही नहीं है, Pi4 प्लस और I माइनस की फॉर्म में पाया जाता है। सो वो तो होता ही नहीं है कहानी। मेरे ख्याल से आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा फास्ट लिटिल बिट, बट यस, दिस इज एग्जाम, देयर इज एग्जाम टाइम, सो वी हैव टू रिवाइज लाइक दैट। हमको इसी की तरह इसको पढ़ना पड़ेगा। फास्फोरस हैलाइड्स खत्म हो गए और सिलिकॉन के हैलाइड्स भी खत्म हो गए। कोई बात आपको समझनी है मुझसे तो बताइए, वरना मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस। अगर कोई बात आपको समझनी है तो मुझे बताइए, वरना तो फिर मैं हाइड्रोलिसिस नाम का एक टॉपिक शुरू करता हूं और हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स दोनों लपेटते हैं। उनका हाइड्रोलिसिस की इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है और कोई खास उनमें इंपॉर्टेंट चीज है नहीं समझने वाली, हाइड्रोलिसिस ही इंपॉर्टेंट उनकी रिएक्शंस हैं। बोलिए, क्लियर है फास्फोरस के हैलाइड्स? क्लियर है फास्फोरस के हैलाइड्स आपको? ठीक। हाइड्रोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि मेन ग्रुप में अक्सर ये रिएक्शंस आती है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अक्सर लोग हम कंपाउंडों को पानी में डालते हैं और रायता फैलाते हैं और कहते हैं हाइड्रोलिसिस करवाइए, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिएक्शन, यू कैन से इट लाइक दैट। हाइड्रोलिसिस कहते किसको है, ठीक है। अगर हम दो स्टोरी समझने की कोशिश करें, मान लीजिए थोड़ा सा समय कम है तो समय की उपलब्धता के आधार पे मैं आपको समझा रहा हूं, दो कहानी समझे। हालांकि तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता अगर मैं इसको पढ़ाता, बिकॉज इसमें आयनिक फाइनिक सारा इसी की कहानी में है। अगर मान लीजिए मैं दो आयनों को पानी में डालता हूं, वन इज सोडियम बेसिकली एंड अदर वन इज एल्यूमिनियम, तो मैं क्या देखता हूं कि सोडियम को पानी में डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसकी पीएच चेंज नहीं हुई, साथ की साथ है नो चेंज इन पीएच, कोई चेंज नहीं आया पीएच में। बट जब हम एल्यूमिनियम को पानी में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा और बेसिकली सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7, 7 से कुछ कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो दो ही आयन, एक ही जैसे लगभग लगभग दोनों आयन थे, उनके सॉल्ट्स को पानी में डाला, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज सोडियम जब पानी में गया तो ये केवल हाइड्रेट किया। सोडियम का पानी में जाने के बाद हाइड्रेशन हुआ और हाइड्रेशन ही होके रह गया, हाइड्रेशन ओनली हुआ। बट जब एल्यूमिनियम पानी में गया
तो हाइड्रेशन होने के बाद हाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हुआ। ये हाइड्रोलिसिस क्या बला है और ये कैसी कहानी हो रही है, इसी को हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ये भी समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। आइए मैं 1 सेकंड में समझाता हूं। कोई भी मेटल आयन जब पानी के अंदर जाएगा, कोई भी मेटल आयन, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी ले लो, जब भी कोई भी मेटल आयन पानी के अंदर जाता है तो आपको पता है कि वो सॉल्ट इसीलिए टूटता है बिकॉज वाटर उसको बेसिकली हाइड्रेट करता है, चारों तरफ से आके पानी उसको घेर लेता है। घेरेगा तो वो कुछ इस टाइप की चीज बन जाएगी, मींस दैट मेटल आयन इज बेसिकली सराउंडेड बाय n और x नंबर ऑफ वाटर्स लाइक दिस। यस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, कि हाइड्रेट हो गया है वो। ठीक है, चारों तरफ से आके घेर लिया, हाइड्रेट हो गया है। एल्यूमिनियम में भी ये होता है, जब एल्यूमिनियम पानी के अंदर जाता है तो बेसिकली एल्यूमिनियम में भी ये होता है कि एल्यूमिनियम पहले पानी के अंदर जाने के बाद हाइड्रेट होता है, बट ये हाइड्रेशन पे ही नहीं रुकता, और ये जो अगली स्टेप एल्यूमिनियम में होती है वो स्टेप एल्यूमिनियम को उस सोडियम से अलग कर देगी, और एल्यूमिनियम पानी में जाने के बाद AlH2O का होल 5 OH बना लेगा +2 प्लस H+ वहां से फ्री हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये क्या बला हो रही है और ये यहां ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज यहां तक रुक गई, ये चीज जो थी वो यहां तक रुक गई। इट मीन सोडियम का केवल और केवल हाइड्रेशन हुआ, बट एल्यूमिनियम यहां तक नहीं रुका, और यहां जाने के बाद वो फर्दर आगे गया और H+ लॉस हुआ वहां से। इस फिनोमिनन को ही बोलते हैं सेकंड स्टेप को कि हाइड्रोलिसिस हो गया। क्यों हुआ ये हाइड्रोलिसिस, समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ ये होगा, जब जब कोई भी मेटल आयन पानी के पास जाता है तो वहां 2 तरह के स्फेयर बनते हैं, प्राइमरी स्फेयर और सेकेंडरी स्फेयर। हाइड्रेशन के फिनोमिनन में 2 स्फेयर्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी स्फेयर और सेकेंडरी स्फेयर। प्राइमरी स्फेयर में वाटर डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड होते हैं, और सेकेंडरी स्फेयर में वाटर जस्ट उसके साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन से या वीक फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्शन में अट्रैक्टेड होते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। सो वो छोड़ दीजिए उतनी लंबी कहानी को, ऐसे समझते हैं कि बेसिकली सोडियम से पानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया होगा। हाँ बनाया होगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और समस्या वाली बात यहां भी नहीं है कि एल्यूमिनियम के साथ भी वाटर इसी तरह से कोऑर्डिनेट बना लिया होगा। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस दिक्कत वाली बात इससे अगले स्टेप में है। दरअसल Al+3 जो है ना, इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है, इस आयन की एसिडिटी बहुत हाई है। एसिडिटी, ये कौन सी एसिडिटी है, वही HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे ना, HSAB। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग इस कैटायन की एसिडिटी बहुत कम है, लेस एसिडिक कैटायन है, और वो मोर एसिडिक कैटायन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस पर दरअसल चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी डिफाइन कैसे की जाती है, दैट इज बेसिकली चार्ज बाई साइज, दैट इज बेसिकली चार्ज बाई साइज। एक्चुअली इस पर चार्ज कम है और साइज इसकी ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल लेस चार्ज डेंसिटी रखता है। और अगर लेस चार्ज डेंसिटी होगी तो होगा ये, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा नहीं करेगा, बट इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, बिकॉज चार्ज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत कम है। डेफिशिएंसी मत बोलिए महिमा कौशिक, नाना कोई डेफिशिएंसी नाम की चीज नहीं है ना। दोनों मेटल्स है, मेटल्स में कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, प्लीज कम ऑन, डेफिशिएंसी एफिशिएंसी वर्ड मत बोलिए। सो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, इसीलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, और ऑक्सीजन किसी सूरत हाल में अपना प्लस बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और इस H+ को यहां से विदा कर देगा। जब तक खेल ये हुआ कि वाटर केवल जाकर ऐड हुआ है,
केवल जाकर वाटर ऐड हुआ है तब तक हम बोलेंगे जनाब हाइड्रेशन हुआ है, हाइड्रेशन। लेकिन अगर वाटर जाने के बाद वहां वाटर जाके HOH में टूट गया, कहने का मतलब पानी ब्रेक हो गया, तो हम बोलेंगे जनाब हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। सो एक ही लाइन में हाइड्रोलिसिस की बात पकड़ में आ गई होगी। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस तब होते हैं जब चार्ज डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं। सो जितनी हाई चार्ज डेंसिटी उतना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा, या यूं समझ लीजिए उतनी हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी ज्यादा। एक्सटेंट बाद में देखेंगे, टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा। इट मींस जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी, ये तो मेटल्स की बात हो गई, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटीज बढ़ेंगी वैसे वैसे टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज बढ़ जाएगा। हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। ये तो हमने नॉर्मली मेटल्स के केस देखे, ठीक है, मेटल्स के केस। नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स में क्या होगा, ये तो हमने मेटल्स के केस देखे। मेटल से मेरा मतलब, मैंने पानी के अंदर AlCl3 डाला, ठीक है, वो कैसे किया मुझे समझ में आया। पानी में जाने के बाद ये Al+3 टूट जाएगा और Al+3 पानी में जाने के बाद हाइड्रोलाइज हो गया। क्वेश्चन उठता है अगर मैं इसकी जगह BCl3 डालूंगा तो क्या होगा। यहां एक नई स्टोरी होगी। ये दरअसल एक मेटेलिक हैलाइड है, मेटेलिक हैलाइड है, और मेटेलिक हैलाइड में आयंस हाइड्रोलाइज होंगे, बिकॉज वो पानी में जाने के बाद हैलाइड तो बचेगा नहीं, वो तो टूट जाएगा आयंस में, और अब आयंस जो है वो हाइड्रोलाइज होंगे, राइट। और ये आयनिक इक्विलिब्रिया के केस में चला गया। नॉन मेटेलिक हैलाइड जब पानी में जाएंगे तो वो B+3 और 3Cl- तो टूटेंगे नहीं, ये कोई आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इन केस में जो हाइड्रोलिसिस होते हैं, इनके केस में हाइड्रोलिसिस होते हैं, वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट स्टोरी है, वो थोड़ी सी क्वाइट डिफरेंट कहानी है। सो अब मैं नॉन मेटेलिक केमिस्ट्री के कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस सिखा रहा हूं। मेटेलिक तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आयंस की चार्ज डेंसिटी कम होगी वो नहीं होंगे, और जिनकी ज्यादा होगी वो हो जाएंगे। नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, यही अपन को समझना है, ठीक है। आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स। हाइड्रोलिसिस जो पी ब्लॉक का है, दरअसल हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स में हाइड्रोलाइज कैसे होगा, बहुत सिंपल है। नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स में पानी जो है सबसे पहले जाके जो भी सेंटर होगा डेफिशिएंट उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद अगर वहां पर लीविंग ग्रुप मौजूद होगा तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, लीविंग ग्रुप मौजूद नहीं होगा तो जाके जुड़ जाएगा। आइए जरा यही समझते हैं कैसे होती है नॉन मेटेलिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस। आइए PCl3 से ही कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी मैंने फास्फोरस के हैलाइड पढ़े, वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। होगा क्या, आपको पता है नॉन मेटेलिक कंपाउंड में नॉर्मली जो सेंटर्स होंगे उन पर डेफिशिएंसी होती है। अभी मैंने देखा था नॉन मेटेलिक हैलाइड्स हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हो, नॉर्मली उनके जो सेंटर्स है वो डेफिशिएंट सेंटर्स होते हैं। डेफिशिएंट से मेरा मतलब उनके सेंटर पर डेल्टा प्लस होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स के लिए बहुत आसानी से तैयार होते हैं, बेहद इजीली तैयार होते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स के लिए। सो होगा ये स्टोरी, वाटर जो भी आपका है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक करेगा। याद रहे, ये कोई नॉर्मल SN2 रिएक्शन नहीं है, सामान्य SN2 रिएक्शन नहीं है, बिकॉज इनमें कोई इतने वीक बॉन्ड होते नहीं है इनऑर्गेनिक में कि आप एक ही स्टेप पे बना के तोड़ दो। ना, ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं हम लोग, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है। दरअसल पहले जाके जुड़ जाएगा इस तरीके से इस पर, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स्ट्रा का नॉर्मल, कई बार तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी एक्स्ट्रा का इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। इट इज लाइक दैट। अब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाए तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहेगी, और उसके लेने की दो वजह है। पहली वजह तो उस पर प्लस है, दूसरी वजह कि वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर लेना चाहेगी बिकॉज
पी डबल बॉन्ड O की स्टोरी तो आप और मैं दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर ऐसा होगा तो क्लोरीन यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और स्टोरी अंत में ये आएगी कि POH क्लोरीन की जगह आ जाएगा। अगर आप इसको एक दो बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कोई जरूरी नहीं मैकेनिज्म सबकी ऐसी ही हो, अगर एक बार और सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये POH OH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ऐसी होगी, आपको पता ही है। ये टॉटोमराइज कर जाता है और टॉटोमराइज करके P डबल बॉन्ड OH 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 कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 या फास्फोरस एसिड में। चलिए बाद में देखेंगे तो स्टोरी, पहले तो आप एक छोटी सी कहानी समझने की कोशिश करो इस पूरी स्टोरी में कि कैसे होती है नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस। उनके कुछ पॉइंट्स अगर हम नोट करना चाहें, पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप से होगा। यस, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप से होगा। कई केसेस में ये एडिशन भी हो सकता है, जैसे ऑक्साइड्स के केसेस में एडिशन भी हो सकता है, या सामान्यतया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। राइट, दूसरी सामान्यतया एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे हम लोग, और अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो एक इंटरेस्टिंग बात हमें समझ में आएगी, वो ये कि ये जो आपका स्टेप है पहला, यही नॉर्मल केसेस में एक स्लो स्टेप की तरह काम करेगा, और यही सामान्यतया एक आरडीएस होगा। और अगर ये आरडीएस होगा तो पीसीएल बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का ब्रेक होना इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेडिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए कोई आपसे कहे कि PF3 और PCl3 में ज्यादा बढ़िया तरीके से ज्यादा फास्ट हाइड्रोलाइज कौन होगा, तो हम कहेंगे फ्लोराइड वाले बेटर होंगे, क्योंकि यहां कोई लफड़ा तो है नहीं, कोई लीविंग ग्रुप टीविंग ग्रुप का मामला तो है नहीं यहां। इट मींस तीसरी बात हमने इंपॉर्टेंट नोट करी, नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लीविंग ग्रुप, यहां कोई लीविंग ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीविंग ग्रुप पीविंग ग्रुप टाइप की कोई चीज दरअसल होगी नहीं यहां पर। ये तीन बात हमने सामान्यतया नोट करी अगर हम बात करें। अच्छा, चौथी बात, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक आरडीएस है, इसका मतलब हम ये कहेंगे इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से अटैक फैसिलिटेट होगा इस आरडीएस स्टेप में। इट मींस आपसे कोई कहे कि हाइड्रोलिसिस किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप कहेंगे हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हाइड्रोलिसिस उतना बेटर होगा। ठीक है, पर याद रखना सारे हाइड्रोलिसिस जो होते हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से नहीं होते, कुछ हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से भी होते हैं। चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना आसानी से अटैक होगा। ऐसा लग रहा है पर ऐसा हमेशा होगा वो तो खैर अपन देख ही लेंगे। एसोसिएट दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, डार्क क्लाउड कोऑर्डिनेशन वाली क्लास में मिल लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। पूरा एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ही चलेगी उसमें। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सदा SN2 से हो, मतलब बेसिकली एसोसिएटिव से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाइड्रोलिसिस नॉर्मल केसेस में एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं, बट कुछ केसेस में जिनमें एसोसिएटिव से नहीं होते उनमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से भी होते हैं। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में नॉर्मली वेरी हाई टेम्परेचर्स पर करवाए जाते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पर, और इसमें स्टोरी थोड़ी अलग होती है। एसोसिएटिव नॉर्मली लो टेम्परेचर्स पर करवाते हैं। याद रखना, जिन कंपाउंडों के कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4 और 5 होते हैं सामान्यतया, ठीक है, 3, 4 और 5, ये कंपाउंड नॉर्मली एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और जिन कंपाउंडों के, बहुत ढंग से सुन लेना मेरी बात को, और जिन कंपाउंडों के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और उससे ज्यादा होते हैं, सामान्यतया वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म यानी कि
ऑक्टाहेड्रल टाइप के लोग हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। डिसोसिएटिव इज समथिंग एल्स, एसोसिएटिव इज समथिंग एल्स। दोनों मैकेनिज्म अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं PCl5 का हाइड्रोलिसिस आपको दिखाऊं या PCl3 हाइड्रोलाइज करें, और जैसे SF6 हाइड्रोलाइज करें, या PCl में ही कर लेते हैं ना, PF माइनस हाइड्रोलाइज करें, PF6 माइनस, ये हाइड्रोलाइज करें, ये जो मैकेनिज्म होगी दरअसल इट इज एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ये एक एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, या इसको और बेटर बोल रहे SiCl4 हाइड्रोलाइज करें, SiCl4 हाइड्रोलाइज करें, PCl3 करें, कुछ भी कर ले, ये जो मैकेनिज्म होगी, या PCl5 हाइड्रोलाइज करें, ये जाएगी एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। और PF6 माइनस जो हाइड्रोलाइज करेगा, ये रिएक्शन जाएगी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल्स जो होते हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर सामान्यतया 6 होते हैं, वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से थ्रू जाते हैं। डिसोसिएटिव में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिगेंड बाहर निकल कर जाएगा। पहले स्टेप में एसोसिएटिव में तो मैंने बता ही दिया, पहले में वाटर अटैक करेगा। डिसोसिएटिव में पहले स्टेप में लिगेंड यानी कि लीविंग ग्रुप निकल के बाहर जाएगा, ये कन्वर्ट होएगा PF5 में, और फिर ये जो PF5 है इस पर अटैक करेगा आपका पानी। इट मींस वाटर का अटैक करना, बेसिकली वाटर का अटैक करना, यहां RDS नहीं है, RDS है इसका बाहर निकलना। इसीलिए यहां जब जब रेट देखी जाएंगी, इनमें जब जब रेट देखी जाएंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेबाइलिटी के। ये लेबाइलिटी इनर्टनेस आप अच्छे से पढ़ते हैं जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, और यहां रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोलिसिस की चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी के। ओ माय गॉड, और वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, जब लेबाइल और इनर्ट में पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा ना इस पर, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। इसीलिए यहां रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट के, और यहां रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी गजब ही हो गया, कमाल ही हो गया, बहुत बेमिसाल बात है। लेबाइलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये स्टोरी है आपकी पूरी की पूरी। इसीलिए अगर हमसे कोई कंपैरिजन करने को बोले, कहे कि बता AlCl3 गजब हो गया, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है जनाब, सिलिकॉन, SiCl4, PCl5 और SF6, इनकी हाइड्रोलाइजिंग टेंडेंसीज कंपेयर करनी है। ठीक है, इनकी हाइड्रोलाइजिंग टेंडेंसीज। और मुझसे कोई कहे कि बता AlF6 माइनस, SiF6 माइनस, PF6 माइनस और SF6 के हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी कंपेयर करो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भैया, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोनों की। सुन लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात। नॉर्मली ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4 और 5 के लोग हैं, इसको छोड़ दिया जाए, है ना, ये इसमें ये +3 चार्ज है, +4 चार्ज है, +5 चार्ज है। इट मींस अगर मुझसे कोई कहे कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होने की टेंडेंसी अगर मुझे कंपेयर करनी पड़े तो कैसी होगी, मैं 1 सेकंड में कह सकता हूं। अगर A, B, C और D कहना पड़े कि A से B, B से C होगा,
बस डी मत कहना यहां पर, बिकॉज डी दरअसल +6 भले ही चार्ज है पर ये ऑक्टा है, और ऑक्टा है तो ये डिसोसिएटिव से जाएगा, और इस केस में चार्ज ज्यादा तो बड़ी समस्या हो जाती है, आगे कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। ये दरअसल एक इनर्ट कंपाउंड है, गजब का इनर्ट है हाइड्रोलिसिस के लिए, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस नहीं देता, इनर्ट है, उसका पता यहां से लग जाएगा। अब ये सब ऑक्टाहाइड्रल है तो सब डिसोसिएटिव देंगे, और डिसोसिएटिव में रेट दरअसल उल्टी होगी। ये एल्यूमिनियम 3 है, ये सिलिकॉन 4 है, ये फास्फोरस 6 है, ये 5 और सल्फर 6 है। अगर मुझसे रेट कंपेयर करवाए डिसोसिएटिव में तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्स होगी। इट मींस ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। इसीलिए कई लोग इसको बोल देते हैं क्राउडिंग है, फलाना है, ढिमकाना है, और क्राउडिंग की वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। सब फर्जी वर्जी बात बोल रहे हैं, दरअसल उनको समझ लो एसोसिएटिव डिसोसिएटिव आता नहीं है, इसलिए क्राउडिंग बोल के निकल रहे हैं वो। उनको एसोसिएटिव डिसोसिएटिव दरअसल आता नहीं है, इसलिए क्राउडिंग बोल के निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि ये काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां से पता लगेगा इसकी रेट बेहद कम है, और ये काइनेटिकली, यहां तो इसको लिख दिया, बाकी इस क्लास का तो ये है ही नहीं। एक्चुअली तो ये उस क्लास का है, एक्चुअली तो ये ऑक्टाहाइड्रल्स का केस है। सो दैट इज वाई इस केस में स्टोरी कुछ ऐसी होगी, प्लस चार्ज बढ़ने से घटेगी रेट, इसमें प्लस चार्ज बढ़ने से बढ़ेगी रेट। मेरे ख्याल से अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा क्लियरली। हाइड्रोलिसिस की ये स्टोरी मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही जानी चाहिए शायद। चलिए इसको एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी को अप्लाई करके। अगर कंपैरिजन करवाए हाइड्रोलिसिस PCl3, आर्सेनिक Cl3, एंटीमनी Cl3 और बिस्मथ Cl3, इनमें हाइड्रोलिसिस कंपेयर करो, टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज, और अगर SF6, SEF6 और TEF6 से कंपैरिजन करवाए, याद रहे इन केसेस में चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिसिस। इन केसेस में हाइड्रोलिसिस की जो टेंडेंसी है, हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, यानी कि सीधी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगी तो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, इसीलिए अगर ऊपर से नीचे जाए तो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। बट क्योंकि उनमें इसका जस्ट उल्टा होता है, उनमें हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कमाल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, इसीलिए हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पर लिख लो बढ़ती चली जाएगी। गजब हो रखा है, नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सब जाएंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, ये सब जाएंगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। मेरे ख्याल से फिर से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यस, एसोसिएटिव में डिक्रीज टेंडेंसी, बट डिसोसिएटिव में इंक्रीज टेंडेंसी। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। ऑक्टाहेड्रल में खेल उल्टा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में खेल उल्टा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में खेल उल्टा हो जाएगा। यस सोनिका, इनमें उल्टा, इनमें उल्टा। सो इनमें कैसे लिखेंगे टेंडेंसी को टू गेट हाइड्रोलिसिस को? अगर इनमें लिखना पड़े मुझे ABCD, हम लिखेंगे A, फिर B, फिर C, फिर D, कम होती जाएगी। अगर इनमें मुझे ABC लिखे हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी, हम लिखेंगे A, फिर B, फिर C, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी,
बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन आसानी से हाइड्रोलाइज होगा, कौन कौन आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझते हैं CCl4 वर्सेज SiCl4 से। ठीक है, या CF4 वर्सेज SiF4 से, या NF3 वर्सेज PF3 से। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, हाइड्रोलाइज और नॉट। ठीक है, हाइड्रोलाइज और नॉट, समझना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले तो है नहीं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, यानी कि टेट्राहाइड्रल टाइप के, या तो ट्राइगोनल, प्लेनर या पिरामिडल टाइप के लोग हैं ये, इस तरीके के। इट मींस जब जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तब तब रिएक्शन होनी चाहिए सामान्यतया एसोसिएटिव। ठीक है, नॉर्मली एसोसिएटिव ही फॉलो होनी चाहिए, नॉर्मली एसोसिएटिव ही फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, बट एसोसिएटिव रिएक्शंस में क्या है कि सबसे पहले पानी आके अटैक करता है, और पानी अगर अटैक करेगा आके तो इसका मतलब वहां पर एक प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको। ठीक है, वरना तो पानी आके कहां जुड़ेगा, एसोसिएटिव में तो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए ना आपको। इट मींस प्रेजेंस ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपन को, प्रेजेंस ऑफ लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपन को। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपन को। क्वेश्चन उठता है, अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवाऊं, अगर मैं CCl4 की रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ, क्या यह रिएक्शन संभव हो सकती है? आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। नो वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नो वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल तो इसमें है नहीं, नंबर 1। और इसका जो सिग्मा स्टार है वो काफी हाई है, काफी हाई है इसके करस्पॉन्डिंग होमो से। दैट इज वाई, क्या ये कभी इसमें जाके जुड़ सकता है, क्या ये एसोसिएट हो सकता है क्या? और सिग्मा स्टार में तो वैसे भी आप एसोसिएट तो हो नहीं सकते, आप तो जब सिग्मा स्टार में अटैक करोगे तो दूसरा बॉन्ड तो वहां से टूटने लग जाएगा, तो वो तो केस यहां हो नहीं रहा। क्या एक ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बनना संभव ही नहीं है, बिकॉज 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता ही नहीं है कार्बन। और अगर ऐसा नहीं बनता, इसका मतलब यह हुआ ये तीनों के तीनों हाइड्रोलाइज ही नहीं होंगे। डिसोसिएटिव से ये जाते नहीं है, बिकॉज ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं है, एसोसिएटिव इनमें हो नहीं पा रहा, इसीलिए डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए ये हाइड्रोलिसिस होते ही नहीं है या करते ही नहीं है। पर आप ड्रेस्टिकली अगर हाई एनर्जी सप्लाई करेंगे, भयंकर एनर्जी सप्लाई करेंगे, ड्रेस्टिकली अगर बहुत ज्यादा ही एनर्जी सप्लाई करेंगे खतरनाक हाई टेम्परेचर पर, तो आप डिसोसिएटिव से जा सकते हैं। ऐसे केस में वाटर अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के कार्बोकैटायन का बनना आप कितना मुश्किल समझते हैं, भयंकर मुश्किल। और ऐसे केस में COH, 2 OH बाहर निकल जाएंगे, 2 बार करवाएंगे तो COCl2 फाजीन टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर ये कोई नॉर्मल टाइप की रिएक्शन तो है नहीं, बिकॉज सामान्य डिसोसिएटिव करेंगे नहीं और एसोसिएटिव ये जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आंसर यही होगा कि भैया आसानी से हाइड्रोलाइज करते नहीं है, ये करते नहीं है आसानी से हाइड्रोलाइज। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसलिए आसानी से हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है इनका।
यस, आसमान पे है सिग्मा स्टार, सही कहा देवेंद्र तिवारी। ठीक है, पर इनमें भी एक इंटरेस्टिंग केस है NCl3 का, उसको समझते हैं। वो इंटरेस्टिंग केस कैसे है? अच्छा, CF4 नहीं करता हाइड्रोलाइज ना, CCl4 सामान्यतया ना, इसका मतलब CX4 ही नहीं करते ना, तो NF3 भी नहीं करना चाहिए ना, और NCl3 थोड़ा सा गर्म करने पर हाइड्रोलाइज कर देता है। ये कैसे हाइड्रोलाइज कर जाता है, इसको जरा समझते हैं। एक्चुअल में NCl3 जो है, अगर हम इसकी पोलैरिटी देखें तो हमको समझ में आएगा कि नाइट्रोजन और क्लोरीन समवाट लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट क्लोरीन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल है। इस तरीके से अगर मैं क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मान लूं, सपोज कर लूं, हालांकि वैसे तो लगभग बराबर है, लेकिन सपोज कर लूं, जो कि पॉसिबल है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में एक स्केल से इनका कंपैरिजन करने जाए तो उस पर्टिकुलर केस में वाटर इस पर अटैक कर सकता है, क्लोरीन पर। और इसके एग्जाम्पल हमने खूब पढ़े कि Cl2 खुद हाइड्रोलाइज हो जाती है, ऐसे केस में यही होता होगा, वाटर इसको पोलराइज कर दे, डेफिनेटली तभी हाइड्रोलाइज होती है ये, वरना है तो ये भी नॉन पोलर ही। इट मींस एक लाइन कई बार लिखते हैं कि पोलर होना बहुत मस्त है हाइड्रोलाइज होने के लिए, पोलर होना बहुत मस्त है, कोई जरूरी नहीं, पानी खुद ही कई बार चीजों को पोलर कर लेता है। समटाइम्स वाटर अपने आप में उसका डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा है, इसीलिए पानी खुद ही पोलराइज कर देगा चीजों को। सो दरअसल ऐसा नहीं है प्लस माइनस, हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है, वाटर का जो लोन पेयर है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो नेगेटिव टर्मिनल दरअसल यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, और जब यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ धकेगी, तो इस पर माइनस आ जाएगा। सो ऐसा नहीं कि प्लस माइनस थे, लेकिन वाटर ने इंड्यूस पोलैरिटी के थ्रू इस क्लोरीन पर प्लस क्रिएट कर दिया, जैसा कि वाटर अक्सर हेलोजनों के साथ कर देता है। जब जब हेलोजन वाटर के अंदर जाती है, वो इंड्यूस हो जाती है, उनमें एक इंड्यूस पोलैरिटी आ जाएगी। वही स्टोरी NCl बॉन्ड में भी आ जाएगी, एंड दैट इज वाई अगर NCl बॉन्ड में आएगी तो 100% वो आसानी से हाइड्रोलिसिस के लिए चला जाएगा। सो NCl3 में इसीलिए हाइड्रोलिसिस हो भी जाता है, और हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपको अच्छे से पता है। अगर इस पर वाटर अटैक करेगा, OHH, इस तरह की स्टोरी होगी, बोलो बेटा जी, ClCl ले लेते हैं, इस पर पानी अटैक करेगा, इस तरह की स्टोरी होगी, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, आपको पता है, और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा तो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा स्टोरी में से, बाहर चला जाएगा, बोलो बेटा जी, और ये जो ऑक्सीजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H+ अपना बेस का रास्ता तलाश लेगा इस पे, एंड यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिल जाएगा, N यहां पर जुड़ जाएगा, Cl की जगह H, ClCl प्लस ClOH, या इसको आप HOCl भी कह सकते हो। ऐसे फर्दर और 2 स्टेप आएंगे, सो यू विल गेट अमोनिया प्लस HOCl, एक अमोनिया और 3 HOCl आपको मिल जाएंगे, एक अमोनिया और 3 HOCl आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप आराम से इस कहानी को समझ सकते हैं। ये पोलर था, नहीं था, पोलराइज किया, यस, पानी ने पोलराइज किया स्टोरी को, NCl बॉन्ड को वाटर ने, ऑलमोस्ट नॉन पोलर था, जिसको पानी ने पोलराइज किया है। बदमाश के साथ बदमाश हो जाता है, बिल्कुल देवेंद्र तिवारी आप ठीक कह रहे हैं, किसी के संपर्क में आने से उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और उस इंड्यूस पोलैरिटी की वजह से ही, या उस इंड्यूस पोलैरिटी की स्टोरी से ही हाइड्रोलाइज कर जाता है NCl। तो NF3 क्यों नहीं किया? बिकॉज फ्लोरीन को आप पोलराइज नहीं कर सकते, उस पर प्लस नहीं ला सकते, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखती है, वो कभी भी धक्का मार के नाइट्रोजन की तरफ नहीं फेंकेगी, आसानी से आप उसको पोलराइज कर नहीं पाएंगे किसी सूरत हाल में, आसानी से पोलराइज कर नहीं पाएंगे किसी भी सूरत हाल में, ठीक है, आसानी से पोलराइज कर नहीं पाएंगे किसी भी सूरत हाल में। गॉट इट?
अब हम और भी इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स, हैलाइड्स तो हो गया। अच्छा पहले तो हाँ चालू करते हैं हम वन बाय वन। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स कैसे हाइड्रोलाइज होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। पहले बोरोन की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट हैलाइडो की बात कर रहे हैं हम तो BF3 BCl3, पहले इनकी बात कर लेंगे हाइड्रोलाइज करके। फिर सिलिकॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन वाले तो होते ही नहीं है, सो SiCl4 SiF4 इनको हाइड्रोलाइज करके देखेंगे। फिर नाइट्रोजन में NCl3 हाइड्रोलाइज होती है, उसको हाइड्रोलाइज करके देखेंगे। फिर नाइट्रोजन फैमिली के PCl3 PCl5 इनको हाइड्रोलाइज करके देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर फैमिली के नॉर्मली हैलाइड्स का होगा नहीं, कहानी तो यही आपके हैलाइड्स है। नॉर्मली आप पहले तो इनको हाइड्रोलाइज कर करके हम लोगों को देखना है। ठीक है, आइए इन तीनों क्लासों को हाइड्रोलाइज करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम BF3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, BF3 की बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है। अगर BCl3 की बात करें और हाइड्रोलाइज करना हो तो आपको बहुत बढ़िया से पता है, आराम से एसोसिएटिव हो सकती है, BOH बनेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलो ClCl रह जाएगा, एक क्लोरीन निकाल के बाहर फेंक दोगे आप, और फर्दर करोगे तो बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है क्या यहां तक रुकेंगे क्या? आंसर है नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो बोरिक एसिड होता है वो गजब का लुईस एसिड होता है, और ये फर्दर पानी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट BOH का होल 4-। अब यही कई लोग नहीं समझते, याद रखना बोरोन के कंपाउंडों का पानी में फाइनल प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, बिकॉज ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड जो है वो एक लुईस एसिड है, और ऐसे केस में वो पानी से भी फिर OH ले लेगा, फिर ले लेगा। सो दिस यू विल गेट लाइक दैट, ये ले लिया आपका। ठीक है, ये एक स्टोरी है। अच्छा ये तो BCl3 की स्टोरी है, कोई बात नहीं। इंटरेस्टिंग स्टोरी तो BF3 की है, वो तो और ज्यादा कमाल की है। अगर BF3 के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई जाए वो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, और अगर आप उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, सो स्टोरी क्या है? डेफिनेटली अटैक करेगा फ्लोरीन। आप चलो मैं एक स्टेप पे करा दे रहा हूं, वैसे तो जुड़ के फिर बाहर निकलता है, पर मैं एक स्टेप पे करा दे रहा हूं। ठीक है, सो ये बन जाएगा BOH OH OH। ये तो बन गया, लेकिन एक स्टोरी और रहती है यहां पे, और फिर से वाटर के साथ ट्रीट होगा और ये बन जाएगा BOH का होल 4-। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रहती है कि BF3 जो है वो बहुत बढ़िया फ्लोरीन एक्सेप्टर भी है, और फ्लोराइड जो है ना वो बहुत बढ़िया डोनर का काम भी करती है, इसीलिए BF3 पार्शियली हाइड्रोलाइज करता है, पार्शियली कॉम्प्लेक्सेशन के लिए चला जाएगा। इट मींस कमाल होगा, जैसे ही एक BF3 से 3 फ्लोराइड निकलेंगी वो 3 BF3 को जाके पहले ही निपटा देंगी, और एक बार वो BF4- बना उसके बाद वो फर्दर हाइड्रोलाइज कर नहीं सकता, बिकॉज वो CF4 की तरह वेकेंट ऑर्बिटल तो रहेगा नहीं। इट मींस स्टोरी ये होगी कि जैसे ही आप BF3 को हाइड्रोलाइज करेंगे, और हाइड्रोलाइज करके वाटर जैसे ही यहां पर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, ये एक दूसरे BF3 को पकड़ देगा और उस BF3 को हाइड्रोलिसिस के काबिल नहीं छोड़ेगा, ये बर्बाद कर देगा। बिकॉज आपको पता है अगर इसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता। नो वेकेंट ऑर्बिटल विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा ही नहीं। मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, एक BF3 का हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एक BF3 का हाइड्रोलिसिस 3 फ्लोराइड मुक्त करेगा, और वो 3 फ्लोराइड किसी 3 BF3 को अब ऐसा बना देंगे कि वो जिंदगी में हाइड्रोलाइज करने के लायक रहेंगे ही नहीं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन। हाइड्रोलिसिस
इनहिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिसिस इनहिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेशन। इसीलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं पाएंगे। हाइड्रोलिसिस इनहिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू हाइड्रोलिसिस इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी SiF4 में भी रहेगी। सेम स्टोरी। पहले तो SiF4 का कर लेते हैं, लेकिन बोरोन वाला आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बोरोन वाली स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। समझ में आ गया होगा शायद मेरे ख्याल से आपको। ये फर्दर हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज ये लाइक CF4 हो गया ना, और CF4 तो हाइड्रोलाइज करता ही नहीं है। ये CF4 जैसे हो गया, और CF4 तो हाइड्रोलाइज करेगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो नहीं पाएंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। गॉट इट? चलिए अब SiCl4 का हाइड्रोलिसिस समझते हैं। अच्छा, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कई लोग ऐसे समझते हैं कि 4 पानी आएंगे, कई लोग, और 4 इसको हटा के 4 OH जुड़ जाएंगे, सिलिसिक एसिड बनेगा। पर क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में सिलिसिक एसिड फॉर्म होता है? अगर आप SiCl4 हाइड्रोलाइज करें, क्या वाकई में 4 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस के लिए जाते हैं? आंसर है ना तो ऐसा होता और ना ही ऐसा होता। बेसिकली सिलिसिक एसिड तब बनता है जब हम SiO2 को डालें पानी के अंदर, और वो भी वाटर एक्सेस में ले, बहुत डाइल्यूट SiO2 डालें, तब आपका SiOH का होल 4 बनता है। नहीं तो नहीं बनता, नहीं तो नहीं बनता। केवल ये तब बनता है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस के केस में रिएक्शन ये होती ही नहीं है, और ये बहुत लोग गलती करते हैं। प्लीज इसको लिख लेना, केवल 2 वाटर के मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोलाइज होगा, एंड यू विल गेट SiO2। क्या मिलेगी? SiO2 प्लस 4HCl। लिख लो, ये सही रिएक्शन है SiCl4 के हाइड्रोलिसिस की, और ये गलत रिएक्शन है SiCl4 के हाइड्रोलिसिस की। प्लीज लिख लो, ये गलत रिएक्शन है SiCl4 के हाइड्रोलिसिस की। दिस इज द रॉन्ग रिएक्शन। बिल्कुल गलत रिएक्शन है ये। काट रहा हूं मैं, इसको काट रहा हूं। अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, छोटे बच्चों को कह सकते थे, लेकिन अब नहीं बना सकते। ये गलत रिएक्शन है, ये बनेगा ही नहीं। दरअसल ऐसे बन सकता है, यस ऐसे बन सकता है। आप SiO2 को पानी में डालें, और वो भी बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लें उसका, बहुत ज्यादा, सो यू कैन गेट लाइक दैट। अदरवाइज आप सिलिका के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, ये ठीक बात है। वैसे सिलिकिक एसिड नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, एकदम नहीं बनता। इसलिए परीक्षा में आ जाए प्लीज, बहुत फेमस है, लिख भी रखा है सिलेबस में, गेट में भी लिख रखा है, क्योंकि बहुत किताबें भी गलत करेंगी। ये सही रिएक्शन है, ये गलत रिएक्शन है। चले हम आगे। आइए मैं इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूं, एक्चुअल में ये कैसा होता होगा। एक्चुअल में ये कैसे होता है मैं बताता हूं। एक्चुअल में दरअसल अजीब होती है सिलिकॉन की रिएक्शन। पहले 2 वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ के ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, SiCl4H2O का होल ट्वाइस, और फिर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रीअरेंज होके SiO2 देता है। दिस इज द मैकेनिज्म। कैसे मैकेनिज्म है मैं बता देता हूं आपको।
पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा आपका, इट इज लाइक दैट, कुछ ऐसा ClOH2, ठीक है, लाइक दिस, और Cl, ठीक है, ऐसा कुछ। और अब आप जानते ही हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये वाली बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ी ही है बहुत अच्छे से, ये होगी, ये बाहर निकल जाएगा, सेम स्टोरी, ये होगी, ये बाहर निकल जाएगा, एंड यू विल गेट लाइक दिस, आपको SiOH OH Cl मिलेगा। आपको बढ़िया से पता है यहां पर एक पी पाई डी पाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, पी पाई डी पाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, और निकलने के बाद ये SiO2 बनेगा, बट आप जानते हैं ये अनस्टेबल होता है और ये पॉलीमराइज कर जाएगा, इट विल गेट पॉलीमराइज एंड इट विल फॉर्म SiO2 का होल एंड। नोट कर लीजिए, सिलिका बनती है दरअसल, सिलिका फॉर्म होगी दरअसल SiO2 का, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इट विल गेट पॉलीमराइज, ये पॉलीमराइज हो जाएगा, इट विल गेट पॉलीमराइज्ड। सो ये करेक्ट रिएक्शन है SiCl4 की, SiCl4 प्लस 2H2O गिविंग व्हाट, SiO2 प्लस 4HCl, दिस इज द करेक्ट रिएक्शन। अगर SiOH का होल 4 हो गया तो फिर पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा वो सिलिकिक एसिड, इसीलिए SiO2 बनेगा एंड दैट विल गेट पॉलीमराइज्ड, वो पॉलीमराइज होगा। सब पी पाई डी पाई का ये एप्लीकेशन है। नहीं देवेंद्र तिवारी नहीं बनेगा ऑर्थोसिलिकिक एसिड, नहीं नहीं देवेंद्र, बता दिया मैंने, नहीं बनेगा। अगर ये SiO2 को डिसॉल्व करे पानी में और वो भी बहुत डाइल्यूटेड ले, H2O वेरी डाइल्यूट, अगर बहुत डाइल्यूट इसको लेते हैं, बहुत माइक्रो मोलर सॉल्यूशंस ले, देन यू विल गेट, लिख लो, सिलिकिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड तब बनता है आपका, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट नहीं, वेरी डाइल्यूट, ठीक है। अच्छा, SiF4 में क्या लफड़ा होगा, वही कॉम्प्लेक्सेशन वाला लफड़ा हो जाएगा, यस, वही कॉम्प्लेक्सेशन वाला लफड़ा हो जाएगा SiF4 में, सेम लफड़ा विल टेक्स प्लेस। SiF4 को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे वही कॉम्प्लेक्सेशन वाला लफड़ा हो जाएगा, SiO2 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जो फ्लोराइड है वो फर्दर SiF4 के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा एंड यू विल गेट SiF6 2-, तो लिख लीजिए वही कॉम्प्लेक्सेशन के लफड़े हो जाएंगे, वही कॉम्प्लेक्सेशन के लफड़े हो जाएंगे। और ऑक्टाहेड्रल हो गया तो ये आसानी से हाइड्रोलाइज होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल हो गया तो ये आसानी से हाइड्रोलाइज होगा नहीं, इजीली हाइड्रोलाइज होगा नहीं, इजीली हाइड्रोलाइज होगा नहीं आसानी से। सो सिलिकन फ्लोराइड के साथ भी कॉम्प्लेक्सेशन का लफड़ा है, उसके साथ भी कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या है, उसके साथ भी कॉम्प्लेक्सेशन की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सेशन की, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है PF5 के हाइड्रोलाइसिस की। आपको यह समझाना है कि जब PF5 को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, सो वी गेट H3PO4, बट PF5 प्लस F माइनस PF6 माइनस, बेसिकली ये ऑब्जर्व ज्यादा नहीं करते हम। क्यों, यही आपको समझाना है कि ऐसा क्यों। ये अब आप अकलमंद है तो एक सेकंड में बता देंगे इसमें कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या क्यों नहीं है,
क्या ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर इसमें कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या क्यों नहीं है? टेल मी व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन केस ऑफ PF5? क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या? क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या? क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्सेशन की समस्या? उसकी वजह है दरअसल PF5 आसानी से लिख लो हाइड्रोलाइज हो जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। यस, दो वजह, पहला ये आसानी से डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पहली वजह। और दूसरी वजह लिख लो, इसका जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है वो गजब का स्टेबल होगा, बिकॉज उसमें वो होगा जिसके लिए फास्फोरस दुनिया में जन्म लेता है। नोट कर लीजिए, इस प्रकार के कंपाउंड इसके स्टेबल नहीं जाने जाते, इस प्रकार के कंपाउंड ये बेहद स्टेबल बनाता है। तो लिख लो उसका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है उसका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। तो डिसोसिएटिव के थ्रू ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एक बात। दूसरा, उसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट काफी ज्यादा स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल है उसके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट ड्यू टू PO। यस चिराग, एब्सोल्युटली। इसलिए PF5 के साथ वो समस्याएं नहीं है। यस यस सोनी बिस्ट, ठीक कहा, जो भी कह रहा है ठीक ही कह रहा है, बिल्कुल जिसने भी कहा ठीक कहा। अगर हम समझना चाहें BCl3 का हाइड्रोलिसिस, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस, PCl3 का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और आर्सेनिक Cl3 का हाइड्रोलिसिस, सब में बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? BOH का होल्थराइज बनेगा, पर क्योंकि पानी में ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, इसलिए फर्दर पानी को नानी बना लेगा रानी। ये फाइनल प्रोडक्ट है। गजब है, गजब है, गजब। इसमें दरअसल प्रोडक्ट होगा SiO2। गजब। देखिए मैकेनिज्म लगभग एक जैसी है, प्रोडक्ट सब अलग अलग है अपने नेचर से। इसमें प्रोडक्ट होगा POH OH OH, और बेसिकली वो टॉटोमराइज बना के फास्फोरस की जिंदगी बना देगा, जिसके लिए फास्फोरस जाना जाता है। फास्फोरस एसिड कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। बट आर्सेनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बढ़िया पी पाई डी पाई नहीं करता, इसलिए आर्सेनिक केवल OH OH में रह जाएगा। इसमें स्टोरी ये रह जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये और इसमें ये। मैकेनिज्म लगभग सबकी एक जैसी है, एक जैसी। एसोसिएटिव, पानी अटैक, क्लोरीन बार, प्रोडक्ट चारों के अलग अलग हैं। लगभग एक जैसी मैकेनिज्म है, लगभग। OH पानी आया क्लोरीन बार, पानी आया क्लोरीन बार, पानी आया क्लोरीन बार, OH छोड़ा, पानी आया क्लोरीन बार, सबकी है। बट प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग, एक से एक इंटरेस्टिंग, एक से एक। और वो सब गवर्न हो रहा है उनकी बॉन्डिंग पे। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये यहां नहीं रुक के यहां चले जाएंगे बेचारे। ये जो है वो इनकी जिंदगी ऐसा ही सिलिकेट्स बनाने में ही पूरी हो गई, इनकी लाइफ उसी में चलेगी, इसलिए ये उसी को पसंद करते हैं, इन्हीं तरह के कंपाउंडों को। इसको PWO पसंद है और ये पीपाई बनाता नहीं है। अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट अंत में जाके कंपाउंड की बॉन्डिंग का नेचर क्या है इसी पर निर्भर कर रहा है। कंपाउंड की बॉन्डिंग का नेचर क्या है, आपका जो कंपाउंड है उसकी बॉन्डिंग का नेचर क्या है, अंत में खेल वहीं पे जा रहा है। What is the nature of bonding of compound? That basically govern the hydrolysis. काम एक, प्रोडक्ट अनेक। जी हां,
सब अलग अलग प्रोडक्ट है और सब प्रोडक्ट पी पाई डी पाई चला रहा है। सारे प्रोडक्ट है ना बेसिकली बॉन्डिंग की वजह से हो रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्यों हुआ? पी पाई डी पाई। ये क्यों हुआ? पी पाई डी पाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि नहीं है पी पाई डी पाई, नहीं है। किसी में है पी पाई डी पाई, किसी में नहीं है पी पाई डी पाई। अंत में इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग ही चलाती है। कौन कैसा काम करेगा उसकी बॉन्डिंग ही वो बताएगी। एक PCl5 का भी हाइड्रोलिसिस देख ही लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ही है। अगर हम PCl5 को पानी को उसके साथ ट्रीट करें तो 100% पहले PCl5H2O नाम का एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का इंटरमीडिएट बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ होगा। OHH एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। एसोसिएटिव में हमेशा एक कोऑर्डिनेशन नंबर फालतू का कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑलवेज ऐसा होता है। ये प्लस होगा, आप भली भांति जानते ही हैं। ये तो सदा यहां जाना चाहेगा, ये सदा बाहर। H+ निकाल देंगे कहानी को एंड यू विल गेट POH Cl। 4 क्लोरीन रहेंगे आपके यहां पर। ठीक है, फिर से आपको बहुत बढ़िया से पता है ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा तो एक क्लोरीन और निकल जाएगी। H+ यहां से लॉस हो जाता है क्योंकि अंत में इसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और वो परमात्मा मिल गया। बताओ ऐसा क्यों कहते हैं कि PCl5 को हाइड्रोलाइज करें तो POCl3 मिलता है। हाँ, फर्दर हाइड्रोलाइज करें, फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो फिर H3PO4 मिलेगा। उसका रीजन है कि फास्फोरस की स्टेबल स्ट्रक्चर अटेन हो जाएगी यहां पर, क्योंकि ये मिल गया परमात्मा। इसीलिए लिख लो ये इसमें भी खुश है और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अगर फिर से आप पानी डालोगे तो भले ही आप इनको रिप्लेस कर डालो, बट वो वहां तक भी रुक सकता है बिकॉज उसको स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया। इसलिए नोट कर लीजिए, PCl5 का हाइड्रोलिसिस लिख लो। अगर आपने एक बार करवाया, एक्सेस ना लिया, तो POCl3 एज ए प्रोडक्ट देगा बिकॉज POCl3 में PO बॉन्ड आ गया और जिस PO बॉन्ड के लिए जिंदगी चला रहे थे वही PO बॉन्ड हमें मिल गया है, तो फर्दर उसकी रिएक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत, वही PWO, वही है जी, वही है परमात्मा की कहानी, वही है जी, वही है जी। यस, PO के लिए कुछ भी करेगा। सही जवाब। आर्बुशॉ रिएक्शन यही समझे थे हम, PO के लिए कुछ भी करेगा, PO के लिए कुछ भी करेगा। PO के लिए कुछ भी करेगा। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा POCl3, 2HCl बाहर, 2HCl बाहर। बताओ क्या कारण है कि PCl3 जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो एटलीस्ट 3 मोल ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है अपन को ये बनाते, यहां तक जाते हैं। बट जब PCl5 हाइड्रोलाइज करते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर में ही काम चल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां 3 मोल जाने के बाद आर्बुशॉ रिएक्शन से या उस मैकेनिज्म से हमको ये मिलता है। 3 मोल में जाने के बाद, 3 मोल पानी से करने के बाद हमको परमात्मा मिले। परमात्मा यहां 1 मोल मिलने से ही लिख लो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। बस अंत में सारी केमिस्ट्री फास्फोरस की चला तो परमात्मा ही रहा है, चला तो परमात्मा ही रहा है।
चला तो परमात्मा ही रहा। हाँ, इसको फर्दर अगर हाइड्रोलाइज कराओगे फर्दर 3 वाटर के साथ तो आप फॉस्फोरिक एसिड पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मोटिवेशन है कि रुकना नहीं है। देख, बीमार होके भी मैं लगातार लगाऊंगा तो तुझे भी नहीं रुकना है। प्रोसीजर ट्यूटर, रुकना नहीं है, यही मोटिवेशन है सबसे बड़ा कि रुकना नहीं है, लगे रहना है। गिरना पड़ना है, गिर पड़ता हूं मैं फिर भी लगाऊ, लगे रहना है बस। बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है मान लीजिए शरीर से, फिर भी लगाओ, घिस रहा हूं। ठीक है, तो घर पे इन दोनों की मैकेनिज्म लिखना। कमाल की बात यह है दोनों से प्रोडक्ट सेम ही बनता है और मैकेनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है ये। और बताना मुझे कि कितने, इसको बैलेंस करके बताना कि कितने मॉलिक्यूलों ने रिएक्शन की, और ये बताना। चलो मुझे ऐसे ही बता दो आप कि बताओ इसके 1 मोल से इसके कितने मोल का क्लोरीनेशन हो जाएगा, और इसके 1 मोल से इसके कितने मोल का क्लोरीनेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट दोनों में RCOCl ही बनेगा। आप ही बता दीजिए जरा, अकल लगा के बताइए, आप ही अकल लगा के बताइए। यहां पर 1 मोल से कितने मोल लिखूं मैं, कितने मोल लिखूं, यहां कितने मोल लिखूं और यहां कितने मोल लिखूं, आप ही सोच के बताइएगा। बताइएगा वहां कितने मोल लिखूं और यहां कितने मोल लिखूं। मैकेनिज्म लगभग दोनों की एक जैसी है, अप्रॉक्स कुछ नहीं करेंगे। RC डबल बॉन्ड OH और इस लोन पेयर का डोनेट कर देंगे PCl5 में भी, PCl4Cl में भी, ऐसे करके ऐसे भगा देंगे, और दूसरे वाले में भी कुछ कुछ ऐसे ही कर देंगे, है ना। ये दूसरे वाले में भी कुछ कुछ ऐसे ही कर देंगे, दोनों लगभग एक जैसे चलेंगे। यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। यहां पर उत्तर आएगा 1 और यहां पर उत्तर आएंगे 3, क्योंकि 1 करते ही इसको परमात्मा मिल जाएगा, 1 करते ही इसको परमात्मा मिल जाएगा। यस, और इसको कम से कम 3 मॉलिक्यूलों को रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूलों को मतलब क्लोरिनेट करना पड़ेगा, तब जाके लिख लो इसको परमात्मा मिलेगा। यस यस, बिल्कुल सही जवाब। अब आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इस चीज को समझ सकते हो, कर सकते हो। 3 in PCl3, बिल्कुल ठीक जवाब, एकदम ठीक जवाब। इसलिए पहली को बैलेंस करेंगे, 1 से ये 1 और ये 1 प्लस 1 HCl बन जाएगा, 1 HCl। फर्स्ट को बैलेंस करेंगे तो दूसरी को बैलेंस करेंगे, 3 से ये 3 POH प्लस 3 HCl बन जाएगा, 1 POH प्लस 3 HCl बन जाएगा। क्योंकि उसमें परमात्मा पहले में ही मिल जाएंगे, इसमें परमात्मा मिलने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें परमात्मा पाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा परमात्मा पाने के लिए आपको। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक वाले इनको करते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं, फांसी खा रहे हैं, फिर जिंदगी में फिर लिख रहे हैं, फिर फांसी खा रहे हैं। हाँ, आसान है कॉन्सेप्ट, आप समझेंगे तो बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यस, महिमा मोक्ष प्राप्ति की और फॉस्फोरस निकल पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस खत्म हुए,
हैलाइड्स के, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स। कुछ और हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, जीनोन वीनोन वाले, वो रेडॉक्स हैं, वो बाद में देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़े, ठीक है। आयोनिक के पढ़ लेते हैं और कोवलेंट के पढ़ लेते हैं, जैसे NaH वगैरह के हाइड्रोलिसिस पढ़ लें, बस बहुत है। और इधर हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं, जैसे B2S6 का हाइड्रोलिसिस, और पढ़ लेते हैं किसके, PH3 का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अमोनिया का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। SiH4 का हाइड्रोलिसिस। आयोनिक का हाइड्रोलिसिस तो बहुत क्लियर है भाई, आयोनिक ही है तब तो कुछ कहना ही नहीं, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। H- से तगड़ा कोई बेस नहीं, पानी में H+ होता ही है स्लाइड, टूट पड़ेगा, सेकंडों का खेल होगा, सेकंडों में H+ को लेके निकल लेगा, और ऐसे केस में हाइड्रोजन फुर्र करके उड़ जाएगी और बेसिक सॉल्यूशंस बनेंगे। सो बहुत आसान है आयोनिक के हाइड्राइड्स तो, वो सॉरी आयोनिक हाइड्राइड्स के हाइड्रोलिसिस तो ये तो आसान है, ये तो आसान है, मतलब कुछ खास बात नहीं है कि बोले तो NaH अगर हाइड्रोलाइज करें पानी के साथ तो आपको मिल जाएगा NaOH, यानी कि बेस, सॉल्यूशन बेसिक, और फुर्र करके फट से उड़ लेगी हाइड्रोजन, फट करके चली जाएगी। सो इनका आसान है, ठीक है। अमोनिया क्योंकि बेस है, PH3 क्योंकि बेस है, एक तरह से वीक बेस है, सो इनके हाइड्रोलिसिस बहुत आसान है। अमोनिया वालों के बेस पानी में क्या करता है, H+ ले लेगा, ये एज ए लुइस बेस काम, ये एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस काम करेगा, वो एज ए लुइस बेस काम करेगा, H+ ले लेगा पानी में और आपका बना देगा NH4+ OH-। सो दूसरे हो गए बेसिस के हाइड्रोलिसिस, हाइड्राइड एज ए बेसिस आपने यूज करी, उनके हाइड्रोलिसिस आप समझ गए। तीसरे हैं B2S6 वालों के हाइड्रोलिसिस, वो कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं। मैंने बताया था आपको, पानी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, और जब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है आपका, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, तो दोनों एक ही जगह रिएक्शन होती है आपकी, यस, दोनों एक ही जगह, और एसिमेट्रिक क्लीवेज आपका होगा, एसिमेट्रिक क्लीवेज आपका होगा। अगर एसिमेट्रिक क्लीवेज आपका होगा तो BH2 OH2 का होल ट्वाइस प्लस बनेगा, BH4 माइनस बनेगा, ठीक है। ये आपके दो बन जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता ही है, बहुत बढ़िया से आप जानते ही हैं कि ये जो BH होते हैं ये क्या होते हैं, आपसे बेहतर तो कौन ही बता सकता है कि ये क्या होते हैं। ये एज ए हाइड्राइड का काम करते हैं, आपको पता ही है। और O पर प्लस होता है H, वो एज ए एसिडिक काम करता है। अगर एसिडिक काम करेगा तो आप इसको इस पर अटैक करवा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन वापस रख लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होके यहीं से H2 रिलीज हो जाएगी, यहीं से H2 रिलीज हो जाएंगी, एंड यू विल गेट BOH OH2 प्लस हो गया एक तरह से, BOH, यहां H प्लस H2 रिलीज हो जाएगी 100%, ठीक है। H2 सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर से वाटर आपका अटैक कर देगा, वो तो करता ही रहता है अटैक बोरोन पर, फिर से वाटर अटैक करेगा, ये H इस H+ को लेके निकल लेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएंगे, एंड यू विल गेट
BOH आपको बोरिक एसिड, जो कि पानी में ऐसे रह नहीं सकता, फिर से पानी अटैक कर देगा, पानी से उसका दुख देखा नहीं जाता है, फिर से पानी अटैक कर देगा एज ए मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड काम करेगा ये बोरिक एसिड, एंड यू विल गेट BOH का होल 4 माइनस, BOH का होल 4 माइनस प्लस H प्लस निकलेगा, और वो H प्लस आपको पता है उस BH4 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, आपस में एसिड बेस रिएक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अंत में प्रोडक्ट आपको बोरिक एसिड मिल जाएगा। यू विल गेट बोरिक एसिड, मींस B2S6 हाइड्रोलाइज होके बोरिक एसिड आपको दे देगा। बोरिक एसिड, ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऑलवेज ध्यान रखना, ऐसा कभी भी कॉम्बिनेशन बने, कभी भी इस तरह का कभी भी कॉम्बिनेशन बने कि BHH और OH2 प्लस, ऐसा कभी कॉम्बिनेशन बने दुनिया में, सो ये एक एसिडिक हाइड्रोप्रोटोन हो गया, और ये एक आपको पता है हाइड्राइड डोनर वाला प्रोटोन है, और ये सदा आपस में टूटा करके H2 निकाल लेंगे, ऑलवेज 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 ऐसा होगा, ठीक है, चाहे भले ही नाइट्रोजन हो तो भी चलेगा, NH3 प्लस हो तो भी चलेगा। ऐसा हम लोगों ने, याद करो, बोराजीन की रिएक्शंस में भी किया था, सेम स्टोरी बोराजीन की रिएक्शन में की थी हमने, सेम स्टोरी बोराजीन की रिएक्शन में की थी, याद करो, सेम स्टोरी बोराजीन की रिएक्शन में की थी, याद करो, हम लोगों ने, हमने कहा था कि क्योंकि ये प्रोटॉन क्या बन गया है, एसिडिक, और ये बेसिक, तो ये उठा के इस पर अटैक मारो और H2 को बाहर फेंक दो। याद करो, किया था ये कहानी हमने, किया था ये हमने, स्टोर किया था ना, किया था ना। सो बोराजीन, सॉरी क्या बोलते, B2S6 का हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आ गया क्लियरली, B2S6 का हाइड्रोलिसिस आपको क्लियरली समझ में आ गया, B2S6 का हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आ गया। बोरिक एसिड बनेगा या BOH का होल 4 माइनस बनेगा, ठीक है। कई जगह इसको केवल ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, कि B2S6 का हाइड्रोलाइज करवा के, कई जगह इस प्रोडक्ट को H3BO3 भी लिख देते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि पानी में ये इस फॉर्म में रहता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको आगे फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करा दिया, ठीक है। पानी में ऐसा रहता नहीं है, पानी में ये BOH का होल 4 माइनस बन जाता है। ओके, हो जाएंगी शुरू, अभी तो कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं है, हो जाएंगी थोड़े दिनों में। अच्छा, SiH4 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, बता ही चुका हूं मैं आपको, SiO2 बन जाएगी, यस, SiO2 बन जाएगी। तो वो आपको पहले ही हो चुका है। सो हाइड्राइड्स का खत्म हुआ हाइड्रोलिसिस, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका, सल्फाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फाइड्स की बात कर लेते हैं। पता ही है आपको, सामान्यतया सल्फाइड अगर हाइड्रोलाइज करेंगी तो क्या बनाती है, H2S, यस, कल परसों हम देखे थे, H2S आपको मिलेगी। नॉर्मली ऑक्साइड्स, सल्फाइड की बात कर, अच्छा ऑक्साइड रहने दो, अभी सल्फाइड की बात कर लो, H2S आपको मिलती है। जैसे Na2S अगर हाइड्रोलाइज करें तो आपका क्या मिलेगा, आपको यू विल गेट H2S। सल्फाइड्स हाइड्रोलाइज करके H2S आपका बनाती है। कैसे आपको पता ही है, when sulfide is getting hydrolyzed you get SH minus, that is further water से पानी ले लेगा and you will get H2S, ठीक है। वैसे तो HS माइनस भी बनेगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, H2S बन जाती है। तो सल्फाइड्स का हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड्स, फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? फॉस्फाइड मतलब अगर Ca3P2 से रिएक्शन करवाएं पानी में तो क्या देगा फॉस्फाइड हाइड्रोलाइज होने के बाद? कल हम देख चुके। और नाइट्राइड भी कह दीजिए फॉस्फाइड की जगह, नाइट्राइड भी कह दीजिए। नॉर्मली आयोनिक नाइट्राइड्स की बात चल रही है, कोवलेंट की नहीं। अगर हम फॉस्फाइड की चर्चा करें तो आपको पता है पानी से H ले लेगा एंड व्हाट यू विल गेट PH3। अगर आयोनिक नाइट्राइडों की बात करें सो वाटर से H लेके यू विल गेट NH3। तो फॉस्फाइड्स और नाइट्राइड्स अगर आयोनिक है तो सामान्यतया PH3 और NH3 बनाएंगे। यस, पंजेंट स्पेल। फॉस्फाइड्स और नाइट्राइड्स हाइड्रोलाइज होने के बाद फॉस्फीन और अमोनिया देंगे। यस, फॉस्फीन्स एंड अमोनियाज। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, है ना। ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग है कार्बाइड्स की स्टोरी, थोड़ा समझ लेते हैं। बचपन में पढ़ी होगी खूब। अगर कार्बाइड्स की बात करें, जैसे CaC2 को हाइड्रोलाइज करें तो क्या मिलेगा? मान लीजिए इस तरह का बात करें, या Al4C3 को हाइड्रोलाइज करें तो क्या मिलेगा? ठीक है। सो कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करने पर आपको पता होना चाहिए वो कार्बाइड किस टाइप की है। नॉर्मली कार्बाइड्स को हमेशा तोड़ लिया करो, जैसे CaC2 है तो तोड़ लो, जैसे Ca+2 प्लस C2-2, और C2-2 को हाइड्रोलाइज करोगे तो जहां माइनस है वह हाइड्रोजन आ जाएगी C2H2। इट मींस इट विल प्रोड्यूस C2H2 यानी कि एसिटिलीन। एसिटिलाइड भी बोलते हैं इसको कार्बाइड्स। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इट इज Cp-4, और Cp-4 हाइड्रोलाइज होगा तो मीथेन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इनको मिथेनाइड्स भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कार्बन के स्केलेटन पे चार्ज निकालो, 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 एंड देन उस चार्ज को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये जेम का सवाल है। Mg2C3 बताओ, Mg2C3 के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? व्हेन यू विल, एंड बताओ CaC2 के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? बताओ Al4C3 के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? और बताओ SrC2 के हाइड्रोलिसिस, इनमें से किस हाइड्रोलिसिस से मेथेन इज प्रोड्यूस? CH4 इज प्रोड्यूस्ड बाय A, B, C, D। बताइए किससे CH4 प्रोड्यूस होगी? किससे CH4 प्रोड्यूस होगी? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपको Mg2C3 के में हाइड्रोलाइज करना है कार्बाइड का। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता लेकिन अभी Mg3C2 Mg2C3, ठीक है। अगर इसको तोड़ते हैं तो, अगर इसको तोड़े तो क्या होगा? ट्वाइस Mg+2। तो C3 पर कितना चार्ज आ गया जनाब बोलो? -4। तो C3 पर -4 चार्ज आ गया, तो C3-4 जब हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या ले लेगा? 4H+ ले लो यहां से, देन इट इज C3H4। C3H, तो पहले में प्रोडक्ट बनेगा C3H4, दूसरे में C2-2 है तो दोनों हाइड्रोजन लगा दो C2H2, तीसरे में C-4 है, C-4, Al+3 C-4, सो इट इज मीथेन।
और तीसरे में C2-2 है, सो इट इज एसिटिलीन। लिख लो, सी में मीथेन होगा, सी में होगा। अरे भैया रोहित, एक तो तू ऐसे बोलेगा तो लोगों को लगेगा पता नहीं कौन मैं बुलवा रहा हूँ, रहने दे यार। अटेंड किया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन तुझे। कईयों को लगेगा पता नहीं गुरुजी को, मैं तो जानता भी नहीं हूं भैया, मैं तो पता भी नहीं होता। C3H4, अच्छा C3H4 कैसा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH3H, दिस इज C3H4, यस दिस इज C3H4। प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो फर्स्ट में प्रोपाइन बनेगा, दूसरे में एसिटिलीन बनेगी। फर्स्ट में प्रोपाइन बनेगा, फर्स्ट में प्रोपाइन बनेगा। चार्ज अलग कर लिया करो, कैटायन अलग, और कार्बन के स्केलेटन पे नेगेटिव चार्ज कर लिया करो, नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोलाइज कर लिया करो, H+ दे दिया करो उसको, नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोलाइज कर लिया करो। नहीं समझ में आया श्री राम काले? सच में, सच में नहीं समझ में आया? ये समझा देता हूं एक सेकंड में से, क्या समझने जैसा है यार। हाइड्रोलाइट मतलब एनायन को H+ दे दो यार, क्या? ले समझा देता हूं, Mg2C3, ठीक है। अच्छा, इन चार्जों को पहले तो यहां देख के देखो, क्या वाकई में Mg+3 होता है क्या? नहीं, नहीं होता। तो इसका मतलब इसको पूरे को तोड़ना पड़ेगा। सो इट्स ट्वाइस Mg+2, इट्स और C3 पर कितना चार्ज आएगा टोटल? -4, ट्वाइस Mg+2 और C3 पर -4। स्केलेटन, अब ये तो आयनों पे तोड़ना तो आना चाहिए आपको, राइट? इसको तोड़ो, CaC2 को आयनों में तोड़ो, CaC2 को आयनों में तोड़ देंगे तो डायरेक्टली टूट जाएगा, तो पक्का पता। Ca+2 और C2-2, Al4 को तोड़ो। अगर आप Al4C3 को तोड़ना चाहते हो तो क्या ये चार्ज यहां पर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे एकदम। ये Al+3 रहेगा और वो C-4 रहेगा, और इसको तोड़ोगे तो Sr+2 रहेगा और C2-2 रहेगा। सो पहले में क्या मिला? पहले में मिला C3 पर -4, दूसरे में C2 पर -2, तीसरे में C पर -4 और चौथे में C2 पर -2। बस इन सबको हाइड्रोलाइज करोगे तो H+ दे दो, बस। बेस है ना ये, H+ ही तो लेंगे भाई, एनायन है ना, H+ ही तो लेंगे। सो इट इज C3H4 बनेगा, जितने माइनस है उधर H लगा दो। इधर C2H2 बनेगा, इधर CH4 बनेगा, इधर C2H2 बनेगा। ये रहा स्टोरी। कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं कार्बाइड्स, जब कभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो। अभी तो काम चला लो आप जिंदगी में, डिटेल में पढ़ाऊंगा कार्बाइड्स। इसमें क्या मेंटोस बताओ सुमित्रा? ये तो बहुत ही फटीचर है, क्या मेंटोस बताना है इसमें? आयन अलग करो, H+ लगा दो, मेंटोस ही है इसमें। वो कोवलेंट कार्बाइड है रवि कुमार, इसलिए ये कोवलेंट कार्बाइड है, इसीलिए C पे -4 आया। दिस इज कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है, इट इज कोवलेंट कार्बाइड। कार्बाइड दो तरह का होता है, कोवलेंट और आयनिक। इट इज कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है, ओके, इट इज कोवलेंट कार्बाइड। अब आता है ऑक्साइड्स, और ये पढ़ेंगे कल, क्योंकि ऑक्साइड्स तो हमें प्रिपरेशन भी पढ़ना है। सो ऑक्साइड्स, और इनके साथ एक टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स। कल हम इस पे चर्चा करेंगे, ऑक्साइड्स पे और ऑक्सी एसिड्स पर। आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सब बेसिक बेसिक स्टोरी थी, बहुत सिंपल सिंपल कहानी थी हाइड्रोलिसिस की। हम लोगों ने बहुत सिंपल सिंपल कहानी पढ़ी। अब बस ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, सिलिकेट, सिलिकॉन और किसके कंपाउंड? जीनोन के कंपाउंड। यही आपके सिलेबस में बचता है। सो ट्राई करूंगा कल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।